गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमारी अंडरराइटिंग की थर्ड क्लास है और पिछले क्लास तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने, आपको याद होगा, पहले तो एक स्टेटमेंट बनाई थी और उस स्टेटमेंट का नाम रखा था स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, जिसकी शुरुआत हमने करी थी ग्रॉस लायबिलिटी से। ग्रॉस लायबिलिटी क्या था? वो नंबर ऑफ शेयर्स जो एक अंडरराइटर कहता है कि इतना रिस्क मैं ले लूंगा। उस ग्रॉस लायबिलिटी में से हमने सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस किया था। मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस करने के पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक था, जिस अंडरराइटर ने जितने शेयर्स बिकवाए हैं उसका उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को भी माइनस किया, क्योंकि अल्टीमेटली अनमार्क्ड एप्लीकेशन चाहे कंपनी के थ्रू ही सही बिक तो गए हैं, इसलिए हम उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं अंडरराइटर्स को ही दे रहे थे और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को हम ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस कर रहे थे। इन दोनों को माइनस करने के बाद फिर मैंने कहा था आपसे कि अब एक चीज आपको ये चेक करनी है, क्या किसी का बैलेंस नेगेटिव तो नहीं आ रहा। अगर किसी अंडरराइटर का बैलेंस नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये कि उसको जितना काम करने को कहा गया उससे ज्यादा बेहतर काम उसने किया, और वो जो बेहतर काम किया है या फिर ये कहें जो उसके पास अब एक सरप्लस आ गया है, उस सरप्लस को हम रिमेनिंग अंडरराइटर्स जिनको उसकी जरूरत है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। और फिर ये करने के बाद फिर हम अब कह रहे थे कि जो ये फाइनल जो शेयर्स आएंगे उसको हम नेट लायबिलिटी बोलेंगे। फिर हमने एक और बात डिस्कस करी थी कि अगर प्रमोटर्स का भी कोई पोर्शन रिजर्व्ड है तो वो प्रमोटर्स का जो रिजर्व पोर्शन है शेयर्स में वो हम अंडरराइट नहीं करवाते, क्योंकि उसमें कोई रिस्क तो होता नहीं। तो हम फिर जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उसमें से जितने प्रमोटर्स के लिए रिजर्व्ड है उनको रिड्यूस कर देंगे, और या फिर ये कहें कि जो शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू हो रहे हैं हम उसी को अंडरराइट कराते हैं, और ये भी कंप्लीट अंडरराइटिंग ही कहलाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप पब्लिक को जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं वो पूरे के पूरे शेयर्स अगर आप अंडरराइट कराते हैं तो वो भी कंप्लीट अंडरराइटिंग ही होता है। पार्शियल अंडरराइटिंग हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के हमें पढ़ना भी है। फिर हमने कमीशन को लेकर भी बात करी थी, और कमीशन को लेकर मैंने आपसे जो डिस्कशन किया था वो ये कि हम अंडरराइटर्स को कमीशन किस पर देंगे? वो शेयर्स जो उन्होंने कहा है कि हम बिकवाएंगे, मतलब जितना वो रिस्क लेते हैं, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस से। इशू प्राइस क्यों? क्योंकि कल को शेयर नहीं बिकते तो आप अंडरराइटर्स को इशू प्राइस पे ही खरीदने के लिए बोलेंगे। तो ग्रॉस लायबिलिटी को जब मैं इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं तो अंडरराइटर का रिस्क रुपीज में आ जाता है, और फिर हम उसको कमीशन के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कमीशन का रेट अगर हमें दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो शेयर्स के केस में मैंने कहा था 5% लेना है, और डिबेंचर के केस में हमें 2.5% लेना है। आज हम अपनी इस क्लास की शुरुआत जो है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। अंडरराइटिंग में जो अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है फर्म अंडरराइटिंग। ये फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है पहले मैं आपको इसके बारे में लिखवा दूंगा, और फिर हम उसका जो है जो भी उसके ऊपर लॉजिकल बातें हमें करनी है, जो भी डिस्कशन करना है, फिर हम वो करेंगे। ठीक, तो अब आप एक हेडिंग डालेगा, फर्म अंडरराइटिंग। लिखिएगा इसके बारे में। इट रेफर्स टू definite commitment by the underwriter to take up agreed number of shares or debentures in addition to unsubscribed shares और डिबेंचर्स। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा, फॉर्म अंडरराइटिंग कैन बी ट्रीटेड in any of the following two ways.
Alternative 1, firm underwriting shares are treated as marked applications. That is, benefit of firm underwriting is given to individual underwriters इसके ब्रैकेट में लिखिएगा फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर लिखिए ऑल्टरनेटिव 2। अभी मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप सिर्फ इसको नोट कीजिए। फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स are treated as unmarked applications, that is, benefit of firm underwriting is not given to individual underwriters. इसके ब्रैकेट में लिखिएगा सेकंड प्रेफरेंस। फिर एक ना हमें नोट लिखना है, alternative 2 is used only if specified in question. In other words, always prefer alternative 1 if question is silent। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ है, हमने ये बात नोटिस करी कि एक कंपनी जो है वो दो तरीके से एप्लीकेशन रिसीव करती है, एक मार्क्ड एप्लीकेशंस और दूसरा अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। और
चाहे मार्क्ड हो या अनमार्क्ड हो, हम ये बात तो जानते ही हैं कि ये दोनों तरह की जो एप्लीकेशंस हैं हमें रिसीव तो पब्लिक से ही हुई है। बस फर्क इतना है कि मार्क्ड एप्लीकेशन जो है ये वो शेयर्स हैं जो बिके तो पब्लिक को ही है लेकिन अंडरराइटर के थ्रू बिके हैं, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है ये भी पब्लिक को ही बिके हैं लेकिन कंपनी के द्वारा डायरेक्टली पब्लिक को बेचे गए हैं। लेकिन ये दोनों की दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव तो हमें पब्लिक से ही हो रही हैं, और ये हमें पता लगता है इन दोनों एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद कि पब्लिक से रिस्पॉन्स कैसा आया है। और जो हमें एप्लीकेशंस रिसीव नहीं हुई, मतलब जो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला या फिर कहें जो अनसब्सक्राइब शेयर्स हैं, वो शेयर्स हम जानते हैं कि वो अंडरराइटर को खरीदने पड़ते हैं। अब मान लीजिए हमारा टोटल इशू 1 लाख शेयर्स का है, 50,000 की मार्क्ड एप्लीकेशन आ गई, 30,000 की अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ गई, तो ये तो 80,000 हुआ। तो रिमेनिंग 20,000 जो किसने भी नहीं खरीदे वो शेयर जो है वो अंडरराइटर को खरीदने पड़ जाते हैं, और इसी को हम नेट लायबिलिटी बोल देते हैं। तो हम टेक्निकली तो हमें दो तरह की एप्लीकेशन रिसीव होती है, पर हम कह सकते हैं कि कंपनी 3 तरीके से शेयर अपने जो है वो बेचती है। पहला तो हो गया मार्क्ड जो पब्लिक से आई, दूसरा हुआ अनमार्क्ड ये भी पब्लिक से आई, और मार्क्ड अनमार्क्ड टोटल करने के बाद देखा अब कितना शॉर्टफॉल रह गया, ये किसने भी नहीं खरीदे, ये फिर हमारा नेट लायबिलिटी का रूप ले लेती है। और ये शेयर जो है ये किसने खरीदे हैं, ये शेयर अंडरराइटर ने खरीदे हैं। मतलब कंपनी ने फिर बचे हुए शेयर भी बेचे, लेकिन किसको बेचे, अंडरराइटर को बेचे। अब हम इस अपनी स्टोरी में ये एक और एप्लीकेशन को फिट करेंगे जिसका नाम क्या है, फर्म अंडरराइटिंग। अब देखिए यहां पर फर्म का मतलब वो फर्म नहीं है जो पार्टनरशिप फर्म वगैरह के लिए यूज होता है, यहां पे फर्म का मतलब है सर्टेन। जब कोई कहता है ना कि मेरा डिसीजन फर्म है, मतलब ये डिसीजन तो मैं लेके ही रहूंगा, पक्का पक्का मैं यही करने वाला हूं। फर्म मतलब एक दृढ़ निश्चय है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं हम। सर्टेन, तो यहां पर अब आप इस वर्ड को, जो डिक्शनरी मीनिंग है इसका फर्म का मतलब सर्टेन, अगर मैं इसको अंडरराइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ूं तो अब ना अंडरराइटर बोल रहे हैं पब्लिक का रिस्पॉन्स तो बाद में पता लगेगा, मतलब तुम पब्लिक को तो हम बाद में शेयर बेचना शुरू करेंगे, कंपनी को अंडरराइटर बोल रहे हैं पहले ही मेरे लिए इतने शेयर्स अलग कर दो। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए हमें टोटल शेयर्स जो हैं 1 लाख इशू करते हैं, ठीक है, मान लो टोटल शेयर्स 1 लाख इशू करते हैं, और मान लो एक ही अंडरराइटर है, ठीक। इस बार अंडरराइटर कह रहा है कि पब्लिक से तो रिस्पॉन्स बाद में पता लगेगा, मैं ही तुम्हारे शेयर्स में इंटरेस्टेड हूं, और मुझे आप क्या कर दीजिए, इसमें से 20,000 शेयर मेरे लिए अलग कर दीजिए। मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब ये कमिटमेंट तो अंडरराइटर ने इशू स्टार्ट होने से पहले ही दे दिया। अभी तक अंडरराइटर पिक्चर में कब आता था, लास्ट में, जब पब्लिक का रिस्पॉन्स पता लग जाता था, और पब्लिक का रिस्पॉन्स अगर कम आता था तो फिर बचे कुछ शेयर अंडरराइटर खरीदता था। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अंडरराइटर पिक्चर में पब्लिक इशू से पहले ही आ रहा है। पब्लिक इशू अभी हमने ओपन नहीं किया, पहले ही अंडरराइटर कह रहा है भाई मेरे लिए इतने शेयर तो अलग कर दो, और ये तो मैं लेके ही रहूंगा। इसका मतलब अब जो है रिमेनिंग 80,000 शेयर जो हैं ये पब्लिक को दिए जाएंगे। अब मान लीजिए मार्क्ड एप्लीकेशंस आई हमारी 60,000 की, ठीक है, और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आई हमारी मान लीजिए 10,000 की। मतलब पब्लिक से रिस्पॉन्स कितना आया, 70,000 शेयर का आया। अभी फिर से 10,000 शेयर रह गए, और ये 10,000 शेयर ऑफ कोर्स कौन लेगा, ये अंडरराइटर लेगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, नेट लायबिलिटी है। ये क्या है, नेट लायबिलिटी है। अगर मैं इस एग्जांपल में आपसे पूछूं कि बताइए कि अंडरराइटर ने टोटल शेयर्स कितने लिए, तो आप क्या कहेंगे, सर 20 तो वो इशू स्टार्ट होने से पहले ही ले चुके थे, 20 तो उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई ये तुम मेरे लिए अलग कर देना। और फिर जब पब्लिक इशू ओपन हुआ, और जब हमारा रिस्पॉन्स पता लगा कि कितने शेयर पब्लिक लेने में इंटरेस्टेड है, कितने शेयर लेने में इंटरेस्टेड है, 70,000, तो 80,000 तो थे, 70 का हमें रिस्पॉन्स मिला, तो 10 जो अभी भी नहीं बिके ये भी कौन ले लेगा, अंडरराइटर। इसका मतलब टोटल अंडरराइटर ने कितने खरीदे, 30। और वैसे भी सोचो मार्क्ड अनमार्क्ड का टोटल कितना है, 70 है, तो 30 तो रहते ही है, चाहे वो जैसे मर्जी जिस नाम से ले, वो फॉर्म के नाम से या नेट फॉर्म अंडरराइटिंग के नाम से ले या नेट लायबिलिटी के नाम से ले, लेना तो उन्हीं को पड़ेगा रिमेनिंग 30,000 नहीं, तो वो 30,000 जो है वो अंडरराइटर की लायबिलिटी बन जाएगी। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से है, लेकिन इसमें भी बड़ी सारी बातें हमें करनी है, बड़े सारे और अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस करना है, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स आएंगे जो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमारा तरीका है बेसिक लेवल से बात करते करते धीरे धीरे एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, ठीक। फिलहाल के लिए जो मैंने अभी आपको छोटी सी कहानी बताई है उससे अब आपको एक बात ये समझ में आई, अंडरराइटर अब 2 बार पिक्चर में आएंगे।
एक बार इशू आने से पहले, इशू स्टार्ट होने से पहले ही अंडरराइटर कह रहे हैं कि हमारे लिए ये शेयर अलग करके रख दो, ठीक। फिर हम देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अलग कर दिए, 1 लाख में से 20 उनके लिए अलग कर दिए, अब 80,000 पब्लिक को बेचने हैं। पब्लिक से रिस्पॉन्स पता किया, पब्लिक से रिस्पॉन्स आया 70,000 का। अब ये बचे कुछ शेयर भी वापस कौन खरीदेगा? अंडरराइटर। तो एक बार अंडरराइटर फिर से पिक्चर में आएंगे, लेकिन अब कब आएंगे? इशू खत्म होने के बाद। मतलब एक बार इशू स्टार्ट होने से पहले ही अंडरराइटर ने बोला हमारे लिए अलग कर दो, हमने कहा ठीक है अलग कर दिए, 20 तो तुम्हें अब लेने ही लेने हैं। और फिर जब पब्लिक को ये शेयर्स इशू होने लगेंगे और पब्लिक से रिस्पॉन्स अगर कुछ कम आया, तो रिमेनिंग शेयर जो बच जाएंगे ये भी अंडरराइटर को ही खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इसी बात पर, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस बात को मैं समझाऊंगा, और फिर हम जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर्स वगैरह के और जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना, फर्म अंडरराइटिंग जो है इसके ऊपर एग्जाम में मतलब जो भी कोई एग्जाम में अंडरराइटिंग का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि फर्म अंडरराइटिंग का पॉइंट उसके अंदर होता है। कुछ मुश्किल नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे टिप्स पे आ जाएगी बात। लेकिन आपको भी ये लगेगा कि सर अभी तो आपने बड़ी कहानी लिखवाई है कि यहाँ पर 2 तरीके हैं, ऐसे वैसे वैसे, ये तो सब आपने कुछ बताया नहीं। मैं सब बताऊंगा आपको। अभी आप मान के चलो फॉर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करने के 2 तरीके हैं। मैं जो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, इन दोनों में जो लिखे हैं ना यहाँ पर, मैं इसमें से एक डिस्कस कर रहा हूं अभी, और वो बड़ा लॉजिकल तरीका है, आपको लगेगा हाँ ऐसे ही होना चाहिए। 2 यहां पर मेथड है। अभी जाने अनजाने आप जो मेरे साथ मेथड पढ़ रहे, मैं भी पढ़वा नहीं रहा यहां पर कि क्या लिखा है, मैं बाद में एक बार पहले कुछ क्वेश्चन करवा लूं फिर पढ़वाऊंगा, लेकिन अभी हम ये फॉलो कर रहे हैं। ये ज्यादा लॉजिकल फॉर्मूला है, ये आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा, आपको कॉमन सेंस वाला भी लगेगा। लेकिन जो ये ऑल्टरनेटिव 2 है, ये थोड़ा इलॉजिकल तरीका है। ये जब मैं समझाऊंगा आपको लगेगा कि अरे तो सर जाती हो रही है अंडरराइटर के साथ। हाँ, ऑल्टरनेटिव 2 में जाती हो रही होगी, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन कहेगा तो हमें ऑल्टरनेटिव 2 भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे ऊपर छोड़ा जाएगा तो हम हमेशा लॉजिकल वाला तरीका ही फॉलो करेंगे, मतलब ऑल्टरनेटिव 1 फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं अभी ये क्या लिखवाया मैं अभी बता भी नहीं रहा हूं आपको, मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगा जब ये वक्त आएगा इसको एक्सप्लेन करने का। फिलहाल हम अभी फॉर्म अंडरराइटिंग का जो एक बेसिक जो डिस्कशन होना चाहिए पहले, वो मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से वो आपके साथ कर रहा हूं। तो अब आप ना कुछ एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। एग्जांपल नंबर 1, ABC Limited issued 1,00,000 shares of ₹10 each. Entire issue is underwritten by Mr. A with firm underwriting of 10,000 shares. फिर लिखेगा marked applications $55,000 shares, unmarked applications $5,000 shares. Calculate total liability of underwriters. चलिए अब ना मैं ये पहला एग्जांपल आपको करवा रहा हूं फॉर्म अंडरराइटिंग से रिलेटेड। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने का इसमें मेरा इंटेंशन है। मैं अभी जिस तरीके से करूंगा, आप में से कई बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ सकता है कि सर इससे बेहतर तरीका शायद हो सकता है, मतलब आपको लगने लगेगा कि इससे बेहतर शायद एक तरीका है, आप ऐसा करें तो फिर भी आंसर वही आ रहा है। मतलब मैं जैसे अभी करूंगा आपके दिमाग में हो सकता है कि एक दूसरा तरीका आएगा, और वो जो दूसरा तरीका आपके दिमाग में आएगा वो कहीं कहीं पर फेल होगा। मैं बताऊंगा कि वो क्या आया है। अभी आपको, आप में से कुछ ही बच्चों के दिमाग में आएगा, कुछ बच्चों को लगेगा हाँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है। मैं जैसे करवा रहा हूं
आप यकीन माने वही तरीका आपको फॉलो करना है। जो आपके दिमाग में एक दूसरा तरीका बीच बीच में आएगा वो कहीं कहीं पर गलत हो सकता है, कहीं कहीं पर फेल हो सकता है। आपके दिमाग में वो तरीका नहीं भी आएगा तो मैं बाद में सोचवाऊंगा आपको, चिंता ना करें, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिखूंगा, जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, उसे ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में ये सारा का सारा इशू जो है एक ही अंडरराइटर ने किया है। मतलब यहां पर एक ही अंडरराइटर है। अंडरराइटर एक हो या 10 हो या 4 हो या 5 हो, हमें स्टेटमेंट तो वही बनानी है। हम वही स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, ठीक है, वैसे ही स्टेटमेंट बनाएंगे। और अब चाहें तो, अब क्योंकि अंडरराइटर तो एक ही है, हम जो भी कुछ लिखेंगे इंप्लाइड है कि उसी के लिए लिख रहे हैं, तो मिस्टर ए नहीं भी लिखना चाहते तो मत लिखिए, मतलब उसका नाम अब नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा किससे शुरू कर दीजिए, ग्रॉस लायबिलिटी से। ग्रॉस लायबिलिटी कितनी हुई भाई, अंडरराइटर ने पूरा का पूरा इशू अंडरराइट करने के लिए बोला है तो 1 लाख की ग्रॉस लायबिलिटी हो गई। अब आप जरा देखिए सोचना कैसे है। अभी इशू ओपन नहीं हुआ और उससे पहले ही अंडरराइटर ने बोला 10,000 शेयर तो हम फॉर्म लेंगे ही लेंगे। फॉर्म मतलब पक्का पक्का लेंगे ही लेंगे, हमारे लिए फॉर्म अंडरराइटिंग के नाम के अलग कर दो। अब क्योंकि वो शेयर उन्होंने खरीद लिए हैं, आप ये समझिए कि उन्होंने पब्लिक की कैपेसिटी में खरीद लिए हैं, शेयर तो बिक गए। अगर शेयर बिक गए तो माइनस तो होना चाहिए। जिस तरीके से मार्क भी बिकते थे पब्लिक को, माइनस होते थे, अनमार्क भी बिकते थे, माइनस होते थे। फर्म भी तो बिके हैं, भले ही वो अंडरराइटर ने ही खरीद लिए लेकिन बिके तो हैं, माइनस तो होने चाहिए। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, माइनस होने चाहिए, तो हम माइनस ही कर रहे हैं। कितने शेयर, जितने लिए हैं। कितने शेयर लिए हैं, 10,000 शेयर लिए हैं, माइनस कर दिए। अब आप जरा समझिए, एक में से 10 बिक गए, अब बचे 90। पब्लिक इशू ओपन करने से पहले ही अंडरराइटर ने बोला 10 मेरे लिए अलग कर दो, मैंने कर दिए, अब 90 बचे। अब पब्लिक का रिस्पांस देख रहे हैं, पब्लिक से भी रिस्पांस टोटल कितना आया है, 60,000 का आया है। मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों ही किसको बिकते हैं, पब्लिक को बिकते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, मार्क्ड भी माइनस कर दो, पब्लिक को बिके हैं, अंडरराइटर ने ही बेचे हैं ये तो 55,000। फिर 10,000 5,000 और भी बिके हैं जिसको हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन कह रहे हैं, वो भी माइनस कर दिए। और ये जो आएगा, ध्यान रखें, इसको हम अभी बोलेंगे नेट लायबिलिटी। ध्यान रखें, ये टोटल लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है, ये नेट लायबिलिटी है। क्या है, नेट लायबिलिटी है। 1 लाख में से 10 माइनस किए 90 बचा, फिर 60 और माइनस किए तो 30,000 बचे। कितने बचे, 30,000 बचे। अब ध्यान रखें, ये 30,000 शेयर भी अंडरराइटर ने लिए हैं, लेकिन ये शेयर पब्लिक रिस्पांस पता लगने के बाद लिए हैं। पब्लिक रिस्पांस अब पता लग गया, अब अंडरराइटर फिर से पिक्चर में आए और पब्लिक रिस्पांस से पता लगने के बाद पता लगा अभी भी 30,000 शेयर नहीं बिक पाए हैं, तो 30,000 वो भी किसको लेने पड़ेंगे, अंडरराइटर को। तो अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, पब्लिक को तो सिर्फ यही बिके हैं, कौन से, ये वाले 60। और जो ये वाले शेयर हैं, ये पहले अंडरराइटर ने पब्लिक इशू आने से पहले ही बोल दिए कि मेरे लिए अलग कर दो, और पब्लिक इशू खत्म होने के बाद भी फिर से पता लगा अंडरराइटर को वापस से खरीदे। तो अंडरराइटर ने टोटल कितने खरीदे सर, अंडरराइटर ने टोटल 40,000 खरीदे हैं। तो हम अगर ये कहना चाहें कि अंडरराइटर की टोटल लायबिलिटी क्या होगी, तो अंडरराइटर की टोटल लायबिलिटी क्या होगी, उसमें हम नेट लायबिलिटी जोड़ देंगे। मतलब नेट लायबिलिटी में फर्म अंडरराइटिंग जोड़ देंगे। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में शायद वो तरीका आ भी गया होगा, फिलहाल अपने उस तरीके को होल्ड करना। जिन बच्चों को कुछ भी दिमाग में नहीं आया है, आप घबराए ना, बिल्कुल सही है आपको ऐसे ही चलना है। मैं बाद में सोचवाऊंगा वो क्या सोचना है आपको। फिलहाल के लिए ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ सर, बात समझ में आ गई है, इसको नोट करो। भी कुछ एग्जाम्पल लिख के अपनी इस बात को और पक्का करेंगे हम।
अपना एग्जाम में हमसे नेट लायबिलिटी भी पूछ सकता है एग्जामिनर। क्या पूछ सकता है? नेट लायबिलिटी। ध्यान रखें, नेट लायबिलिटी में फर्म अंडरराइटिंग वाले शेयर नहीं होते। नेट लायबिलिटी बेसिकली क्या है? बिल्कुल लास्ट में बचे कुचे शेयर जो किसने भी नहीं खरीदे, ना ही पब्लिक ने, ना ही अंडरराइटर ने पब्लिक की कैपेसिटी में एज अ फर्म, नहीं, वो सब हटा के जो बचे कुचे कोई भी नहीं खरीद रहा, वो जो अंडरराइटर को खरीदने पड़ते हैं, ध्यान रखें, उसको नेट लायबिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर उस नेट लायबिलिटी में जो अंडरराइटर ने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था उसको भी जोड़ दें, तो फिर वो जो आता है उसको क्या बोलते हैं? टोटल लायबिलिटी। हमारे एग्जाम में दोनों ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो हमसे नेट लायबिलिटी भी मांग सकता है, जैसे इस एग्जाम्पल में तो मैंने क्या लिखा? टोटल लायबिलिटी निकालो। नेट लायबिलिटी लिखते तो हमारा आंसर 30 होता। टोटल लायबिलिटी लिखा है तो फिर हमें क्या करना है? अंडरराइटर ने टोटल कितने लिए हैं। अब ध्यान से सुनेगा, अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि टोटल शेयर्स हमें कितने बेचने थे? 1 लाख। 1 लाख में से पब्लिक ने कितने खरीदे? पब्लिक ने कितने खरीदे? सर पब्लिक वो खरीदती है जो मार्क्ड और अनमार्क्ड होता है। पब्लिक ने 55 खरीदे थे और 5 खरीदे थे। ये मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं और ये अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं। पब्लिक ने टोटल कितने खरीदे हैं? 60। और बचे वो कौन खरीदेगा? अंडरराइटर खरीदेंगे। लेकिन अंडरराइटर ने इस बार दो तरीके से खरीदे या 2 बार खरीदे। एक बार तो पब्लिक इशू स्टार्ट हुआ उससे पहले उन्होंने बोल दिया, पब्लिक इशू स्टार्ट होता उससे पहले उन्होंने बोल दिया कि 10 तो तुम हमारे लिए अलग कर दो। और फिर उसके बाद जब पब्लिक इशू खत्म हुआ, मतलब पब्लिक का रिस्पॉन्स पता लगा, तो पता लगा अरे इतने तो अभी भी नहीं बिके, तो फिर वो उसे क्या बोलते हैं? नेट लायबिलिटी। 30 उनको वो भी खरीदने पड़े, तो टोटल कितना? 40। तो इस एग्जाम्पल से अब एक छोटी सी बात पहले अपने दिमाग में क्लियर करो कि अब से अंडरराइटर पिक्चर में 2 बार आ सकते हैं। एक बार इशू स्टार्ट होने से पहले ही, तो वो जो खरीदेंगे उसे फॉर्म अंडरराइटिंग बोलेंगे, और एक बार इशू खत्म होने के बाद जो बचे कुचे हैं वो भी अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। तो अंडरराइटर को 2 तरीके के शेयर जो है मिल सकते हैं। एक जो फॉर्म अंडरराइटिंग, जो वो पब्लिक कैपेसिटी में ही कह सकते हो, पब्लिक बन के ही पहले ही मांग लेते हैं, और बाद में फिर वो अंडरराइटर की हैसियत से भी खरीदते हैं जब कोई भी नहीं खरीदता। ठीक है, तो ये एक बात दिमाग में रखें। आपके दिमाग में कुछ और जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, एक बार ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाने दो। आई एम श्योर कि एक भी डाउट या एक भी जो आपके दिमाग का सवाल है वो नहीं बचेगा। मैं सारी बातें आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, लिखिएगा प्लीज, इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each. Entire issue is underwritten. By Mr. A with firm underwriting of 10,000 shares. Marked applications 75,000 shares. Unmarked applications 5,000 shares. Calculate total liability. Statement of liability of underwriter.
ग्रॉस लायबिलिटी कितना हुआ? 1,00,000। ठीक। अंडरराइटर ने बोला भाई हमारे लिए अलग करो, हमने कहा कर दिए, क्योंकि वो शेयर बिक तो गए हैं, तो जो बिके हैं भाई माइनस तो होना चाहिए, उनकी लायबिलिटी उससे कम कर देनी चाहिए, हमने 10,000 माइनस भी कर दिया। फिर हमने कहा भाई देखो अब हम मार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस कर देते हैं, 75 मार्क्ड भी माइनस कर दिए। फिर हमने कहा अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस कर देते हैं, 5,000 हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस कर दी, और साफ साफ समझ में आ रहा है 1,00,000 में से 10 तो उन्होंने पहले अलग करा लिए, 90 हो गए। अब पब्लिक से रिस्पॉन्स इस बार 80 का आया है, 90 का आना चाहिए था, 80 का ही आया है, 10 तो अभी भी रह गए, 10,000 तो अभी भी रह गए। तो उस केस में फिर क्या होगा, वो जो 10,000 बचे हुए शेयर्स भी हैं वो भी किसको खरीदने पड़ेंगे, वो भी अंडरराइटर को ही खरीदने पड़ेंगे। अब जो ये आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नेट लायबिलिटी, दिस इज नेट लायबिलिटी। ध्यान रखें ये 10,000 शेयर्स के अलावा अंडरराइटर को और भी शेयर खरीदने हैं, और वो भी मैं अगर जोड़ दूं, कौन से वाले और खरीदने हैं, फर्म वाले, क्योंकि इस 1,00,000 में से भाई 10 तो माइनस ही कर दिए थे ना, वो तो अंडरराइटर ने बोला पहले हमारे अलग कर दो, हमने कहा ठीक है अलग कर दिए। अब 90 पब्लिक की तरफ गए, पब्लिक से भी 80 बिके, तो 80 में 90 में से 80 बिके, 10 तो अभी भी बचे। ये 10 तो किसने भी नहीं खरीदे, ये 10 क्या है, ये किसने भी नहीं खरीदे, ये अंडरराइटर ने जो पहले खरीदे थे उसके भी अलावा ये और बचे हैं, ये 10 किसी ने भी नहीं खरीदे। ध्यान रखें नेट लायबिलिटी में फर्म नहीं है, ये वो शेयर हैं जो कोई भी नहीं खरीदा, किसने भी नहीं खरीदा। पहले अंडरराइटर ने बोला कि हम पब्लिक की कैपेसिटी में लेंगे, हमने कहा ठीक है 10 तुम्हारे अलग करके रखे हुए। अब हमने कहा 90 पब्लिक से बिकवाओ, पब्लिक से भी लेकिन 80 का रिस्पॉन्स आया, हमने कहा भाई देखो अंडरराइटर तुम्हें 10 अब खरीदने पड़ेंगे, हमने कहा अंडरराइटर कहता कोई दिक्कत नहीं खरीद लेंगे। अब ध्यान रखें अगर अंडरराइटर की टोटल लायबिलिटी निकालनी है तो मैंने अभी ऊपर तो कैसे किया था, ऊपर तो मैंने कहा कि चलो ठीक है टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करो, नेट लायबिलिटी में क्या जोड़ दो, नेट लायबिलिटी में फर्म जोड़ दो। मैं कह रहा हूं अलग से क्या उसको लिखें, हम इसी फॉर्मेट में ही क्या कर देते हैं, प्लस फर्म अंडरराइटिंग लिख देते हैं। कितना, 10,000, और ये जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी किसकी, जिसकी आप स्टेटमेंट बना रहे हो, किसकी स्टेटमेंट बना रहे हो, अंडरराइटर की। कितना टोटल लायबिलिटी, 20। अब आप मुझे बताओ टोटल शेयर्स कितने बेचने थे, सर टोटल शेयर्स 1,00,000 बेचने थे। पब्लिक को कितने बिके, सर पब्लिक को बिके मार्क्ड एप्लीकेशन 75, अनमार्क्ड एप्लीकेशन 5, सर पब्लिक को बिके 80। तो बाकी 20 अंडरराइटर को खरीदने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, हाँ सर बिल्कुल कह रहे हो, अंडरराइटर को खरीदने चाहिए थे। अंडरराइटर ने पहले ही बोल दिया तुम मेरे लिए 10 अलग कर दो, हमने कहा ठीक है कर दिए। और फिर बाद में फिर कंपनी ने बोला भाई देखो ये 10 भी किसी और ने नहीं खरीदे, तुम्हें ही खरीदने पड़ेंगे, तो अंडरराइटर कहता कोई बात नहीं मैं लूंगा ना, क्या दिक्कत है, 10,000 उसने और ले लिए। टोटल अंडरराइटर ने कितने खरीदे, टोटल अंडरराइटर ने 20,000 खरीदे। अब अंडरराइटर पिक्चर में 2 बार आए, एक बार इशू से पहले ही आ गए और एक बार इशू के बाद आए। इशू से पहले ही जो अंडरराइटर ने ले लिए उसको फर्म अंडरराइटिंग कहा, और इशू के बाद जो लिए मतलब पब्लिक रिस्पॉन्स जानने के बाद जो लिए वो हम नेट लायबिलिटी उसको बोलते हैं। हमें एग्जामिनर अगर कहता है कंप्यूट नेट लायबिलिटी, कंप्यूट नेट लायबिलिटी, तो फिर उस केस में हम ये जो आगे किया है ये नहीं करेंगे। नेट लायबिलिटी मतलब उसको वो वाले शेयर बताने हैं जो पूरा रिस्पॉन्स जानने के बाद पता लगा कि ये तो कोई भी नहीं खरीद रहा। नेट लायबिलिटी में फर्म वाले शेयर नहीं होते हैं, नेट लायबिलिटी में फर्म वाले शेयर नहीं होते, ये वो शेयर होते हैं जो पूरा रिस्पॉन्स जानने के बाद पता लगता है कि कोई भी नहीं खरीद रहा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए टोटल लायबिलिटी निकाल दो तो उस केस में फिर हम फर्म को जोड़ देते हैं। एक बच्चे का सवाल कि सर मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ हो कैलकुलेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, ना नेट वर्ड लगाया हो ना टोटल वर्ड लगाया हो। जब लायबिलिटी बोलता है, जब हम पूछते हैं कि बताओ इसकी कितनी लायबिलिटी है, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कोई अपनी पार्शियल लायबिलिटी क्यों बताएगा। जब मैं कहूं कि लायबिलिटी बताओ अंडरराइटर की तो ऑफ कोर्स वहां पे भी मतलब टोटल लायबिलिटी से ही होता है, पर आगे चल के कहोगे तो मैं इस पर नोट लिखवा दूंगा। फिलहाल अभी इस पर फोकस करें।
अगर नेट वर्ड लिखा हुआ है तो हम अपनी स्टेटमेंट को नेट तक छोड़ देंगे, अगर टोटल बोला है तो उसमें फर्म जोड़ देंगे। अब मैं जो आपसे कह रहा था ना कि आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल क्या आ रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, आइए जो नहीं भी सोच पाए थे और मैं आपको सोचवाता हूं। कुछ बच्चों का यह कहना है कि सर आपने पहले फर्म को माइनस किया और बाद में फर्म को जोड़ भी दिया, तो इससे बेहतर है कि आप इसको इग्नोर ही कर दो। कुछ बच्चे बड़ी लॉजिकल सी बात यहां पर कर रहे हैं कि सर जब आपने 1 लाख माइनस किया और बाद में जोड़ दिया, जब बाद में जोड़ना ही था तो फिर माइनस क्यों कर रहे हो, आप इसको इग्नोर कर दो, आंसर तभी भी आ जाएगा। मैंने कहा कैसे? एक बच्चे ने कहा सर देखो ग्रॉस लायबिलिटी कितने की है, मैंने कहा हाँ ग्रॉस लायबिलिटी 1 लाख शेयर्स की है, फिर उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस कर दो, मैंने कहा ठीक है 75, और क्या कह रहे हो? उसने कहा सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो, मैंने कहा 5000, ठीक है। जब आपने ग्रॉस लायबिलिटी में से पब्लिक वाले शेयर माइनस कर दिए तो बहुत ऑब्वियस सी बात है अब जो भी आएगा वो अंडरराइटर को ही तो लेने पड़ेंगे। देखो ये सीधे ही अंडरराइटर की टोटल लायबिलिटी आ जाती है 20,000। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जो बात आपने बोली है ये इस एग्जाम्पल में तो फिट कर गई है, लेकिन आगे चल के जब ये कॉन्सेप्ट और ब्रॉड होगा या और कुछ बातें नहीं आएंगी वहां ये तरीका फेल हो जाएगा, ध्यान रखें। तो ज्यादा अपनी ईगो पे ना लें कि सर ने तो पता नहीं क्या ड्रामा करवाया है, पहले माइनस करवाया है बाद में जुड़वाया है, हम तो देखो कितने समझदार हैं, हमें तो पहले से ही पता है कि ऐसा करने पर तो सीधे आ जाता है। प्लीज ज्यादा ईगो पे मत लेके जाओ। अभी अभी मैं आपको प्रूव करवाऊंगा कि ये तरीका जो है ये फेल हो सकता है, ये सदाबहार तरीका नहीं है, कभी कभी तो लग जाएगा, लेकिन तुक्के वाली बात है जैसे यहां लग गया। और वैसे भी मैंने कहा ना, क्योंकि जो ये आप तरीका बता रहे हो इससे तो वैसे भी टोटल लायबिलिटी निकलेगी सीधा, अगर क्वेश्चन ने मांगी ही नेट लायबिलिटी हो फिर क्या करोगे, फिर ये तरीका फेल हो जाएगा। और इस तरीके में एक बेसिक प्रॉब्लम है, एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। अगर ये तरीका सदाबहार होता, हमेशा ठीक देता ये आंसर, तो मैं यही कराता। मैं पागल थोड़ी, मैं आपको अलग तरीके से थोड़ा सा टिपिकल तरीके से कराऊं। तो ये तरीका प्लीज अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इसको अवॉइड करें, ये तरीका ठीक बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब हमारा तरीका क्या है यही अपने दिमाग में रखें। इस तरीके को मैं गलत प्रूव करवाऊंगा कि कहां ये फेल होगा, मैं एक एग्जांपल आगे लूंगा जहां ये बात आएगी, अभी वो भी आगे आएगी, बट फिलहाल अभी तक मैंने आपको क्या बताया। अब फाइनल सम अप करते हैं। तो अभी तक हम जैसे स्टेटमेंट बना रहे थे हमने कहा अभी भी हम वैसी ही स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी। अभी तक मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग बताने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कंपनी 2 तरीके से एप्लीकेशन रिसीव करती है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि कंपनी 3 तरीके से एप्लीकेशन रिसीव करती है। एक बार इशू स्टार्ट हुआ तो अंडरराइटर ने ही बोल दिया कि हमें पब्लिक की कैपेसिटी में शेयर चाहिए तो हमारे लिए अलग कर दो। हमने कहा ठीक है, तो हमने ग्रॉस लायबिलिटी में से ध्यान रखना है कि फॉर्म अंडरराइटिंग को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि शेयर तो बिक गए ना भाई। अल्टीमेटली मैं इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या निकालूंगा, नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी क्या होता है? वो शेयर जो किसने भी नहीं खरीदे, कहीं से रिस्पॉन्स आया ही नहीं। फॉर्म अंडरराइटिंग का रिस्पॉन्स तो आ ही गया ना, चाहे अंडरराइटर से ही आया, आ तो गया, तो वो भी तो कहीं ना कहीं शेयर बिकेंगे, लायबिलिटी तो उससे भी कम होनी चाहिए। तो हमने कहा पहले फॉर्म माइनस करो, फिर हमने कहा मार्क्ड माइनस करो, फिर हमने कहा अनमार्क्ड माइनस करो, मतलब पब्लिक का रिस्पॉन्स भी माइनस कर लो। तो अब अगर देखें आप, ये 3 एप्लीकेशन माइनस हो रही है। फॉर्म अंडरराइटिंग बताने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक कंपनी 2 तरह की एप्लीकेशन रिसीव करती है, वो दोनों ही माइनस होते हैं। अब मैं कह रहा हूं 3 तरह की एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करेगी, एक फॉर्म, एक मार्क्ड, एक अनमार्क्ड। वो तीनों माइनस कर लो। वो तीनों माइनस करने के बाद जो बच जाता है, इसका मतलब ये वो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं जो किसने भी नहीं खरीदे हैं। अब अगर कोई शेयर नहीं खरीद रहा है तो वो वाले शेयर किसको खरीदने पड़ते हैं? अंडरराइटर को। तो अगर नेट लायबिलिटी, अगर अब क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, नेट लायबिलिटी लिखा है तो हम नेट लायबिलिटी पे रुक जाएंगे, मतलब फॉर्म, मार्क्ड, अनमार्क्ड, ये तीनों माइनस करने के बाद अब जो बिल्कुल शेयर किसने भी नहीं खरीदे वो जो अंडरराइटर खरीदता है उसको नेट लायबिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये दिखे कि कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी या फिर कैलकुलेट लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब भी टोटल ही होता है, तो फिर हम उस नेट लायबिलिटी में फॉर्म अंडरराइटिंग को जोड़ के फिर अंडरराइटर की टोटल लायबिलिटी बताएंगे। ठीक, अब ना अभी तक हमने जितना ज्ञान यहां तक प्राप्त किया है इसके बेसिस पर मैं अब आपको एक काफी फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन भी कहूंगा, हमारे इंस्टीट्यूट ने पास्ट में पूछा भी हुआ है और फिर से ऑफ कोर्स आ भी सकता है, इसको हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, एयरलिंक्स लिमिटेड made a public issue of 2,50,000 equity shares of ₹10 each. The entire amount payable in application. The entire issue was underwritten as follows.
रेड ने 30% अंडरराइट किया है, येलो ने 25% अंडरराइट किया है, ग्रीन ने 25 और व्हाइट ने 20। और अगर मैं इन सबका टोटल करता हूं तो 100% ही होना चाहिए, और हो भी रहा है शायद। आप देख लीजिए, येलो और ग्रीन का मिला के 25 25 50 हो गया, रेड का 30 80 हो गया, और व्हाइट का 20 पूरा 100 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, आगे बोलता है रेड येलो ग्रीन एंड व्हाइट हैड आल्सो अग्रीड ऑन फर्म अंडरराइटिंग। कह रहा ये जो 4 अंडरराइटर हैं इन्होंने फॉर्म अंडरराइटिंग भी करनी है। 8000 रेड लेगा, 12000 येलो, और ग्रीन कह रहा है वो तो नहीं लेगा भाई, निल, और व्हाइट ने 30,000 लेने हैं। फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटर ने बोल दिया कंपनी को, भाई देखो पब्लिक का रिस्पॉन्स कुछ भी हो, ये शेयर तो आप हमारे लिए अलग कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि ये शेयर अंडरराइटर पब्लिक कैपेसिटी में ले रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये टोटल कितना हो गया जरा चेक करना। 8 + 12 ये होता है 20, 20 और उसके बाद 30, ये 50,000 होता है। मतलब फर्म अंडरराइटिंग का अगर आप टोटल करेंगे तो ये आता है 50,000 शेयर्स। हमारा ये टोटल इशू है कितने शेयर्स का? 2.5 लाख शेयर्स का। और फर्म अंडरराइटिंग कितना हो गया? 50। इसका मतलब अगर 2.5 लाख में से 50,000 तो पहले ही अंडरराइटर्स ने अपने लिए अलग करा लिए, तो जो बचे हुए 2 लाख है हम कह सकते हैं अब ये पब्लिक को ऑफर होंगे, है ना। अब पब्लिक को कितने ऑफर होने वाले हैं? 2 लाख शेयर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द टोटल सब्सक्रिप्शंस एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। टोटल सब्सक्रिप्शंस एक्सक्लूडिंग का मतलब फॉर्म नहीं है इसमें, एक्सक्लूडिंग फॉर्म इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशंस वर 1,80,000 शेयर्स। इस लाइन को मैं अभी फिर से रीड करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने ये मार्क्ड एप्लीकेशन भी चारों अंडरराइटर की दे रखी है। इन जरा चारों एप्लीकेशंस का एक बार टोटल करना कितना आता है सर? 48,000 + 40,000 + 24,000 + 48,000, ये आता है सर 1,60,000। मतलब ये हमारा जो मार्क्ड एप्लीकेशंस है वो कितनी है? वो 1,60,000 है। ठीक है ना, ये मार्क्ड एप्लीकेशन दे रखी है। अब जरा ये लाइन वापस से पढ़ते हैं। दी टोटल सब्सक्रिप्शंस एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। देखो मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई कि जो कंपनी है वो 3 तरीके से एप्लीकेशन रिसीव कर सकती है। पिछली क्लास तक 2 ही थी, मार्क्ड अनमार्क्ड। इस बार हमने एक तीसरी और डिस्कस कर ली, और क्या है? फॉर्म। हमने कहा 3 तरीके से कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर सकती है। पहली, अंडरराइटर ही अप्लाई करेंगे पब्लिक की कैपेसिटी में, और उसको हम बोलेंगे फॉर्म अंडरराइटिंग। अभी इशू स्टार्ट भी नहीं हुआ, अंडरराइटर ने पहले ही बोल दिया हमारे लिए अलग कर दो। फिर उसके बाद हम पब्लिक को ऑफर करेंगे, और पब्लिक की तरफ से भी हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी मार्क्ड और अनमार्क्ड की फॉर्म में। ठीक है ना। ये 3 तरीके से कंपनी के पास एप्लीकेशन मिल सकती है। ध्यान रखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर नेट लायबिलिटी भी तो एप्लीकेशन रिसीव हुई होंगी। अरे नेट लायबिलिटी की हमें कोई एप्लीकेशन थोड़ी आती है। वो तो जब कोई एप्लीकेशन नहीं आती, मतलब जब कोई शेयर नहीं बिक पाते, तो हम जबरदस्ती उसको अंडरराइटर के सर पे डाल देते हैं। भाई तुमने वादा किया था कि तुम तो खरीदोगे, तो अब खरीदो। मतलब ये कि नेट लायबिलिटी जो है उसकी कोई एप्लीकेशन थोड़ी आती है। कोई एप्लीकेशन नहीं आती बची हुई, तो हम वो वाले शेयर अंडरराइटर को देते हैं। पर नेट लायबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं कि कोई एप्लीकेशन थोड़ी रिसीव होती है, वो तो हम उनको लास्ट में बचे कुछ शेयर जो है अंडरराइटर को दे देते हैं। कंपनी जो फॉर्मली एप्लीकेशन रिसीव करती है वो 3 तरीके में ही बांटी जा सकती है। पहली फॉर्म अंडरराइटिंग, दूसरी मार्क्ड, और तीसरी अनमार्क्ड। जब उसने बोल दिया कि टोटल सब्सक्रिप्शंस एक्सक्लूडिंग फॉर्म, मतलब इसमें फॉर्म नहीं है, तो 3 में से एक नहीं है, तो बची हुई क्या हुई? मार्क्ड और अनमार्क्ड। इसका मतलब ये जो 1,80,000 दे रखा है, ये क्या है? ये मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का टोटल है, बिकॉज उसने साफ साफ बोल दिया इसमें फॉर्म नहीं है। टोटल एप्लीकेशन 3 ही होती है, एक नहीं है, तो बाकी बची हुई 2 कितनी हुई? कौन सी हुई? मार्क्ड अनमार्क्ड। मतलब मार्क्ड अनमार्क्ड इसके अंदर है, माँ और उमा। मार्क्ड और अनमार्क्ड। अच्छा, माँ और उमा इसलिए बोला उमा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर हमारा टोटल एप्लीकेशन 180 है, मतलब मार्क्ड और अनमार्क्ड का टोटल 180 है, जिसमें से मार्क्ड 160 है, तो अनमार्क्ड कितना होगा? 20,000। सिंपल। नहीं तो पहले हम, जैसे हम पहले भी करते थे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, और उसमें हम पहले क्या कंप्यूट कर लेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, और फिर जैसे हम स्टेटमेंट बनाते थे वैसे स्टेटमेंट डालेंगे। अब लेकिन मैं अगर क्वेश्चन को फिर से फाइनली समअप करूं, हमें टोटल कितने शेयर्स इशू करने हैं? 2.5 लाख। अंडरराइटर ने फॉर्म अंडरराइटिंग कितनी कर दी है? 50,000 शेयर्स की। इसका मतलब हमने पब्लिक को कितने ऑफर किए होंगे? 2 लाख। और पब्लिक से एप्लीकेशन जो आई है वो कितनी आई है? मार्क्ड और अनमार्क्ड 180 आई है। इसका मतलब ये कि हमने 2 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए, पर एप्लीकेशन तो 180 की आई। 20,000 शेयर जो है वो अभी तक नहीं बिक पाए हैं, और वो क्या बनेगा? नेट लायबिलिटी बनेगा। अच्छा, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए।
मार्क्ड अनमार्क्ड का टोटल क्या है 180, मतलब एक्सक्लूडिंग फर्म कितना है 180, और फर्म का टोटल कितना है इसको कर लो, कितना है 50,000। 180 और 50 कितना होता है 230। कितने शेयर इशू करने हैं 2.5 लाख, मतलब 230 का तो हिसाब किताब हो गया है, 20,000 अभी रहते हैं। और ये वो शेयर हैं जो किसी ने भी नहीं खरीदे, जो किसी ने भी नहीं खरीदे वो लास्ट में किसको खरीदने पड़ेंगे, अंडरराइटर को। तो वो बेसिकली क्या होता है नेट लायबिलिटी। और ध्यान रखें हमें इस क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए नहीं बोला है, इसने हमें क्या बोला है, नेट लायबिलिटी निकालने के लिए बोला है। मतलब हम लास्ट में फॉर्म नहीं जोड़ना है, हम नेट लायबिलिटी निकाल के छोड़ देंगे बिकॉज ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है। तो आइए जरा इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस रिसीव्ड, हमारे पास मार्क्ड एप्लीकेशंस और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का जो टोटल है वो कितना है 1,80,000। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस, और मार्क्ड एप्लीकेशंस का टोटल 160 है, कितना कितना है भाई 48 प्लस 40 प्लस 24 प्लस 48, इसको जोड़ देंगे तो ये 1,60,000 आ जाएगा। और ये 20,000 हमारा हो जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है ना, यहां तक तो ये वही काम है जो हम अभी तक कर रहे थे, अभी तक तो कुछ नया नहीं किया हमने। अब हम क्या बनाते हैं, वो स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट की हेडिंग क्या देंगे, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। पर्टिकुलर्स रेड, येलो, ग्रीन, वाइट। सबसे पहले क्या लिखें, ग्रॉस लायबिलिटी। और ग्रॉस लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, सर रेड की 30% है, तो 2.5 लाख का 30% होता है 75,000 है ना, 75,000। दूसरे वाले की 25% है, तो 2.5 लाख का 25%, 2,50,000 का 25% निकालेंगे तो ये आएगा 62,500। ग्रीन की भी सेम ही है, और इसकी 20% है, तो 2.5 लाख का 2,50,000 का 20% होता है 50,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम अब अभी पब्लिक रिस्पॉन्स आया ही नहीं, पहले ही अंडरराइटर ने बोल दिया भाई हमारे लिए अलग करो। तो अब हम क्या करेंगे, जिसने जितने जितने शेयर्स लिए हैं उतने उतने उसकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दो। भाई शेयर तो बिक गए, तो जिसने जितने खरीदे हैं उसकी लायबिलिटी को उससे उतना रिड्यूस कर दो। फॉर्म रेड की है 8,000, ये है 12,000, ये है नील, और ये है 30,000। इसके बाद क्या करोगे अब आप मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करोगे। मार्क्ड एप्लीकेशंस हमें दे रखी हैं, इसकी 48,000 है, इसकी 40,000 है, 24,000, और ये 48,000। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशंस भी माइनस करोगे, है ना, ऐसे ही तो करते हैं।
अच्छा, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस 20,000 हैं, तो 20,000 को हम उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 की अनमार्क्ड एप्लीकेशन से इन क्या रेशियो है, 30:25:25:20, ये रेशियो हमें दे रखी है ना। तो 20,000 का 30% होता है 6,000, 20,000 का 25% होगा 5,000, ऐसे ही 5,000 यहां से और 4,000 यहां से, ये लो जी माइनस कर दिया हमने। तो यही बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। मैंने जो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे उसमें हमने सिंगल अंडरराइटर की बात की थी, यहाँ पे मल्टीपल अंडरराइटर्स हैं, तो क्या दिक्कत है। जिसने जितनी जितनी फॉर्म अंडरराइटिंग करी है, कायदा तो यही कहता है, उसमें से उतनी उतनी उसकी माइनस कर दो, उसका उतना उतना लायबिलिटी रिड्यूस कर दो। रेड ने 8,000 खरीदे हैं फॉर्म के नाम के, तो उसकी लायबिलिटी 8,000 से घटा दो। येलो ने 12,000 खरीदे हैं तो 12,000 से घटा दो। व्हाइट ने सबसे ज्यादा खरीदे हैं तो सबसे ज्यादा उसके उसमें से माइनस कर दो। और मार्क जैसे माइनस करते थे वैसे कर दो। अनमार्क जो है, क्योंकि उस पर तो किसी अकेले का तो हक है नहीं, इसलिए उसको हमने जिसने जितना रिस्क लिया है उसके अकॉर्डिंगली माइनस कर दिया। अब आप जरा मुझे करके बताइए कि क्या हो रहा है। 75,000 में से जब मैं 8,000 माइनस करता हूं, 48,000 माइनस करता हूं और 6,000 माइनस करता हूं, तो ये 13,000 आता है। फिर 62,500 में से मैं 12,000 माइनस करूंगा और 40,000 माइनस करूंगा और 5,000 माइनस करूंगा, तो ये 5,500 आता है। फिर 62,500 में से 24,000 माइनस करेंगे, 5,000 माइनस करेंगे, तो ये 33,500 आता है। व्हाइट का 50,000 में से 30,000 माइनस किया और 48,000 माइनस किया। अरे इसका तो बहुत जबरदस्त वाला नेगेटिव आ गया, ये तो भाई बहुत जबरदस्त नेगेटिव आ गया, 32,000 का नेगेटिव है। और इसको इसलिए हम अभी नेट लायबिलिटी नहीं बोल सकते क्योंकि सरप्लस आ गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। सरप्लस का एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन सही बताऊं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये सरप्लस पर डेडिकेटेड है। कैसे, अभी आपको पता लगेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, व्हाइट का नेगेटिव आने का क्या मतलब है। देखो, व्हाइट को हमने कहा था 50,000 शेयर तुम्हें, मतलब उसने 50,000 शेयर का रिस्क लिया था, उसने 30 खुद भी खरीद लिए, और देखो तो सही उसने 48 बिकवा भी दिए। मार्क्ड एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है, 48,000 की मार्क्ड एप्लीकेशन है, और फिर कंपनी से भी बेनिफिट मिला, तभी उसका अच्छा खासा सरप्लस आ गया। अब ये सरप्लस जो है क्या होता है, बाकी अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आइए जरा बाकी अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे इस 32,000 को, तो हम आप क्या लिखेंगे, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्टी टू थाउजेंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 30:25:25 के रेशो में। 30 केस का है रेड का, और ये येलो का, और ये ग्रीन का, ठीक है। तो 32,000 को 30:25:25 की रेशो में बांट दीजिए। ये बेवकूफी मत करना कि 32,000 का 30% कर दो, या 32,000 का 25% कर दो येलो और ग्रीन के लिए, नहीं। अगर आप 32,000 का 30% करेंगे तो इसका मतलब आप 30/100 कर रहे हैं। आपको पता है ना रेशियो में कैसे बांटते हैं। इन इन तीनों का टोटल 100 नहीं है, इन तीनों का टोटल 80 है। तो आपको कैसे बांटना है पता है ना, 32,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30/80 से, फिर 25/80 से, 25/80 से। अगर आप इसको 30%, 25%, 25% कर दोगे तो 20% फिर मतलब बैलेंस रह जाएगा। ये पूरा 32,000 बांटना है किसमें, 3 लोगों में। तो ये ध्यान रखें, इनका टोटल 100 नहीं है, इनका टोटल 80 है। जैसे यहां तो टोटल 100 था, तो 30%, 25%, 25%, 20/100 करना ठीक था, लेकिन यहां वो ठीक नहीं रहेगा। अब इतनी तो मैथ्स मुझे लगता है आपको आती ही होगी शायद। तो 32,000 का 30/80 करोगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 12,000। 12,000 यहां से माइनस कर दो, और सर ये आएगा 10,000, और ये भी कितना आएगा 10,000, और ये 32,000 आएगा। क्या यहां तक क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो व्हाइट की तो नेट लायबिलिटी 0 हो गई है ना, और इसकी हो गई 23,500, इसकी है 1,000।
और यहां देखो एक और हैरानी की बात, 4500 नेगेटिव आ रहा है। अब इसका मतलब अभी भी पॉजिटिव नहीं आया, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, बैलेंस। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन जो है सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरप्लस एडजस्टमेंट्स को लेकर दिमाग में अगर कुछ भी कंफ्यूजन होती है अगर बच्चे के, तो यहां तक आते आते बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाता है। अब आप देखिए, हमने 32,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब फिर से येलो का नेगेटिव आ गया। अच्छा, क्यों नेगेटिव आया येलो का? क्योंकि येलो की लायबिलिटी सिर्फ 5500 ही थी, लेकिन जब उसको व्हाइट से बेनिफिट मिला, जब व्हाइट ने उसको बेनिफिट दिया, अपना अच्छा किया हुआ काम इसको जब बांटा, तो ज्यादा बांट दिया, 10,000 दे दिया, जब कुछ जरूरत तो उसको 5500 की है। क्योंकि ज्यादा आ गया इसलिए वो नेगेटिव आ गया। अब क्या करें सर, सरप्लस जो है ना, अब क्योंकि येलो का सरप्लस आ गया, अब ये भी बांटना पड़ेगा। नेगेटिव जब तक जीरो नहीं हो जाता ना, तब तक ये सरप्लस हमें डिस्ट्रीब्यूट करते रहना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना, अब ऐसा मत कर देना कि जो ये 4500 का नेगेटिव है, जो 4500 का सरप्लस है, वो अब आप रेड को, ग्रीन को और व्हाइट को दे दो। अब ध्यान रखें, व्हाइट की लायबिलिटी ऑलरेडी जीरो है, उसको जरूरत नहीं है सरप्लस की। और पता है अगर आप व्हाइट को दोगे तो व्हाइट क्या बोलेगा, व्हाइट कहेगा भाई मैंने तो तुझे दिया, ये इसके पास 10,000 कहां से आया था, ये 10,000 व्हाइट से आया था। व्हाइट कहेगा अभी तो मैंने तुझे तुझे अपना सरप्लस दिया है, अब तू वापस कर रहा है, मुझे वापस मत दे, मेरा ऑलरेडी लायबिलिटी जीरो है, जिनको जरूरत है उनको दे। मतलब ये, हम सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन्हीं में करते हैं जिनकी लायबिलिटी अभी पॉजिटिव आ रही होती है, या फिर ये कहें जिनको जरूरत है। लायबिलिटी पॉजिटिव किस किस की है सर? लायबिलिटी तो पॉजिटिव सिर्फ रेड और ग्रीन की ही है। तो हमें इसलिए ये 4500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किन के बीच में, रेड और ग्रीन के बीच में। लेकिन किस रेशो में? उनकी ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में। और उनका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो क्या है? 30:25। 30, 25, 25, 20 था ना, तो रेड और ग्रीन के बीच का जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो है वो क्या होना चाहिए? रेड और ग्रीन के बीच में रेशो क्या होना चाहिए? 30 इसका है और 25 इसका है। 30:25 नहीं। चलिए आइए जरा बांटते हैं। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड 4500 n 30:25। ये 30 किसका है? रेड का। 25 किसका है? ग्रीन का। अब जरा 4500 को बांट दो, यहां पे तो हम प्लस कर देंगे, 30:25 के रेशो में बांटो। सर ये तो डेसिमल में आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, राउंड ऑफ कर दो, क्या प्रॉब्लम है? इसको 2455 कर दो। और दूसरे वाले को क्या करोगे फिर? उसको फिर बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर उसको दे दो, और क्या। इसका 2045 आ जाएगा। इसको तो हमने दिया ही नहीं बिकॉज इसको जरूरत ही नहीं थी। ओहो सर आप देखो तो सही, ये तो फिर से नेगेटिव आ गया है। ऐसे थोड़ी कहा था कि सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट, सरप्लस को डेडिकेटेड क्वेश्चन है ये। आप देखिए फिर से नेगेटिव आ गया। और क्यों नेगेटिव आ गया? क्योंकि रेड को जरूरत सिर्फ 1000 की ही थी, लेकिन रेड को हिस्सा कितना आ गया सरप्लस का? 2455। उसकी उसकी जरूरत ही सिर्फ 1000 की थी। बट कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। लेकिन अब ध्यान रखे, येलो की लाइबिलिटी जीरो हो गई, येलो की लाइबिलिटी जीरो हो गई। और ग्रीन की कितनी हो गई? 23,500 में से 2045 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 21,455। और इसको हम बोलेंगे अब बैलेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे बैलेंस। अब आप जरा मुझे बताइए, जो रेड का सरप्लस है, अब ये भी हम दे देंगे, लेकिन जरूरत किसकी है? सिर्फ येलो की लाइबिलिटी ऑलरेडी जीरो हो गई है, व्हाइट की लाइबिलिटी भी जीरो हो चुकी है, तो येलो और व्हाइट को तो देंगे नहीं। जिसको जरूरत है, जरूरत किसको है? जिसकी लाइबिलिटी पॉजिटिव है। तो अब ये 1455 का सरप्लस जो है किसको दे दिया जाएगा? अब ये दे दिया जाएगा ग्रीन को। ग्रीन ही है ना? हाँ ग्रीन है सर, ग्रीन को दे देंगे। तो अब हम यहां पर क्या लिखें? सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड 1455 यहां पे हम प्लस कर देंगे और 1455 यहां से माइनस कर देंगे।
अब क्योंकि अब सरप्लस नहीं है किसी का, अब किसी का नेगेटिव नहीं है, अब हम लिख सकते हैं ये नेट लायबिलिटी है। ये जीरो और ये आ गया 20,000। खत्म क्वेश्चन। अब एक बात का प्लीज ध्यान रखना, जैसे जब ये 4500 नेगेटिव था तो हमने ये सरप्लस जिसको जरूरत नहीं थी, किसको जरूरत नहीं थी, लास्ट वाले को, वाइट को हमने सरप्लस नहीं दिया था, क्योंकि वाइट को दे देते अगर आप तो वाइट का फिर नेगेटिव आता, फिर वाइट का नेगेटिव फिर आप दूसरों में बांटते, फिर दूसरे का फिर से नेगेटिव आया था जगह जीरो किया है। ऐसे तो नेगेटिव नेगेटिव खेलते रह जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं करता हमें। जिसको जरूरत हो सरप्लस की उसी को देना है, और जरूरत किसकी है, जिसकी लायबिलिटी पॉजिटिव दिख रही है। जिसकी लायबिलिटी नेगेटिव है या जीरो है उनका तो जरूरत है नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाला भी जीरो हो जाएगा, और जो जीरो है उसको देना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसको भी सरप्लस दिया तो उसका फिर नेगेटिव आएगा, फिर वो बांटने लग जाएगा, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि सरप्लस हमें बांटना है उन्हीं लोगों में जिनकी लायबिलिटी पॉजिटिव है, और कब तक बांटते चले जाना है, अगर मान लो हर लेवल पर नेगेटिव आ रहा है तो तब तक बांटते चले जाएंगे जब तक कि सारी की सारी जो लायबिलिटीज है वो जीरो नहीं हो जाती, या लास्ट में एक पॉजिटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव नहीं रहती। जब तक नेगेटिव आती जाएगी बांटते जाएंगे। एक बच्चे ने कहा कि सर मान लीजिए कुछ ऐसा होता कि इस लास्ट वाले की भी नेगेटिव हो जाती, अब सबकी तो जीरो हो ही चुकी है। एक बच्चे का मासूम सा सवाल था, मासूम क्या अच्छा सवाल था, कि सर मान लीजिए किसी रीजन से ग्रीन का भी मान लो लास्ट में बिल्कुल जैसे हर एक लेवल पर नेगेटिव नेगेटिव हर एक का आ रहा है, धीरे धीरे करके सारे जीरो हो गए, लेकिन मान लो लास्ट स्टेज पर ग्रीन का भी नेगेटिव आ जाता। जानते हो अगर ग्रीन का भी नेगेटिव आता ना, फिर तो वो क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो गया। सोचो सारे ही शेयर बिक गए। हमारे इस क्वेश्चन में सारे शेयर नहीं बिके थे, क्यों, 2.5 लाख शेयर बेचने थे, 50,000 तो फॉर्म हो गया था, 2 लाख पब्लिक को ऑफर किए थे, 180 की एप्लीकेशन आई थी, 20 पेंडिंग रह गए थे। सारे नेगेटिव पता है कब आ सकते हैं, जब हमारा क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, जब शेयर ज्यादा ही बिक जाए तब नेगेटिव आ सकते, तब सारे नेगेटिव आ सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि नेगेटिव तो किसी को शेयर होंगे नहीं, तो फिर हम उसको फिर जीरो मानते हुए क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। मान लो लास्ट स्टेज पे भी आता है, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि अंडर राइटिंग के क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन वो आपसे पूछ ही नहीं सकता। फिर अंडर राइटिंग की नॉलेज का वो टेस्ट कैसे करेगा, अगर वो क्वेश्चन ही आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का दे देगा तो वो अंडर राइटिंग की नॉलेज का कैसे टेस्ट करेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये जो आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि लास्ट वाले का भी नेगेटिव हो जाए, वो नहीं होगा, नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक। चलिए अब हमने इस क्वेश्चन से एक बात समझ ली है कि सरप्लस का ट्रीटमेंट कैसे करना है। अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए थे नेगेटिव सिर्फ एक ही बार आया था, यहां नेगेटिव 3 लेवल्स 3 बार आया, और ये एक विरला क्वेश्चन एक ही है जो आज मतलब सीएस की अगर हिस्ट्री देखें कि जिसमें ऐसे 3 बार नेगेटिव आ गया। लेकिन वैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन मतलब कम ही दिखता है, एक आध बार नेगेटिव आगे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आ जाता है, क्योंकि है तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन, तो आपको ऐसे डील करना है। कैसे डील करना है, नेगेटिव आया किसी का तो जिन जिन की पॉजिटिव लायबिलिटी है उनको दो, फिर नेगेटिव आ गया, अब जिसकी जीरो हो चुकी है उसको मत दो, क्योंकि उसको दिया तो फिर उसका फिर से नेगेटिव आ जाएगा, तो जिनकी पॉजिटिव है फिर उनको दो, फिर थर्ड लेवल में फिर आ गया, फिर जिसकी पॉजिटिव है उसी को दे दो, और फिर लास्ट में आप देखोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात हुई एक। अगली बात, अब मैंने आपको फर्म अंडरराइटिंग के बारे में कुछ बातें लिखवाई थी, देखो आइए जरा वो रीड करते हैं क्या बातें लिखवाई थी। मैंने कहा था भाई देखो फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है, ये एक डेफिनेट कमिटमेंट है अंडरराइटर के थ्रू कि वो कुछ नंबर ऑफ शेयर और डिबेंचर्स लेगा इन एडिशन टू अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स और डिबेंचर्स, मतलब जो लास्ट में नेट लायबिलिटी आती है उसके अलावा वो कुछ ऐसे शेयर भी लेगा जो उसने पहले से ही बोल दिया मुझे चाहिए। मतलब फर्म अंडरराइटिंग इन एडिशन टू अनसब्सक्राइब्ड, मतलब इन एडिशन टू नेट लायबिलिटी है। अब इस फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। अभी तक हम जो कर रहे थे क्वेश्चंस में, हमने अभी तक पहला ऑल्टरनेटिव फॉलो किया, मैं इसको रीड करवाऊं, आप मुझे बताइए अभी तक हमने फर्म अंडरराइटिंग की क्या ट्रीटमेंट दी है अपनी स्टेटमेंट में। सर हमने फर्म अंडरराइटिंग को जो ट्रीटमेंट दी है वो क्या दी है, ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस किया है, सिंपल। कितना कितना माइनस किया है, सर जितने जितने शेयर्स उन लोगों ने लिए हैं, जैसे रेड ने इस क्वेश्चन में कितने शेयर्स लिए थे, रेड ने इस क्वेश्चन में शेयर्स लिए थे, कितने लिए थे 8,000, तो 8,000 माइनस कर दिया। येलो ने 12 लिए थे, 12 माइनस कर दिए। ग्रीन ने नहीं लिए थे, नहीं माइनस किया। और व्हाइट ने 30 लिए थे, 30 माइनस कर दिया। मतलब जितने जितने इन लोगों ने शेयर्स लिए हैं फॉर्म अंडरराइटिंग के तौर पर, उतने उतने माइनस कर दिए।
आपको लगता नहीं आपने इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा कि हम मार्क्ड एप्लीकेशंस का करते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन में भी तो हम कुछ ऐसा करते हैं, जिसने जितने जितने शेयर्स बिकवाए हैं उतना उतना अमाउंट उनकी ग्रॉस लायबिलिटी से खत्म कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया जाता है। यहां पर भी हमने ऐसा ही कुछ किया है। जिसने अब बिकवाए मतलब खुद ले लिए, बिक तो गए ना, जिसने जितने जितने फॉर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स लिए हैं उतना उतना अमाउंट एक्चुअल बेसिस पे हमने सारे के सारे अंडरराइटर में से माइनस कर दिया, मतलब उसका हमने बेनिफिट दे दिया उनको। ग्रॉस लायबिलिटी को रिड्यूस करने का मतलब आप कहीं ना कहीं बेनिफिट ही दे रहे ना किसी को, तो आपने बेनिफिट दे दिया। हम यहां पर यही कह रहे हैं, हमने यहां पर यही बात लिखी है कि फॉर्म अंडरराइटिंग शेयर्स आर ट्रीटेड एज व्हाट, मार्क्ड एप्लीकेशंस। फॉर्म को हमने कैसे ट्रीट किया है? मार्क्ड एप्लीकेशंस, दैट इज बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। ऑल्टरनेटिव टू अभी मत पढ़े, मैं जब आगे करवाऊंगा उस पर क्वेश्चन तो मैं आपको फिर बताऊंगा उसमें क्या फ्लॉ है, उसमें क्या कमी है। लेकिन अभी आप सोचिए बिल्कुल कॉमन सेंस, कहीं पे कोई दबाव नहीं है, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं है, हमें पता है अरे हाँ ठीक ही तो हो रहा है। जिस अंडरराइटर ने जितने फॉर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स लिए हैं उतने उतने माइनस कर दिए, बात खत्म हो गई। तो हमने फॉर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट अभी वैसे ही किया है जैसे कि हम मार्क्ड एप्लीकेशंस का करते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन में क्या करते हो? जिस अंडरराइटर ने जितने शेयर्स बिकवाए उसकी ग्रॉस लायबिलिटी में से उतना अमाउंट माइनस कर दिया। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? जिस अंडरराइटर ने जितने फॉर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स लिए हमने उतना ही अमाउंट उनकी ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस कर दिया, बात खत्म हो गई। अब हमें एग्जाम में क्या करके आना है? जब हम कभी कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लें तो ना हम नीचे एक हैबिट डालेंगे। हैबिट क्या डालेंगे? हम एक एजम्पशन लिखेंगे। क्या एजम्पशन लिखेंगे? कि हमने फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया है। उसको दूसरे तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है, वो कैसे होता है मैं बताऊंगा, और वो कब करना है वो भी बताऊंगा। बट फिलहाल यहां हमने ऑल्टरनेटिव वन फॉलो किया है। और अब आप ये ध्यान रखेंगे, जब जब आप किसी क्वेश्चन में फॉर्म अंडरराइटिंग पाएं और अगर आप उसको मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ये एजम्पशन नीचे लिख के आएंगे। मैं हैबिट डलवा दूंगा, आपकी चिंता ना करें। आर ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब आप समझदार हैं, समझ गए हैं आप कि 20,000 शेयर्स की जो जो शॉर्टफॉल था, 20,000 शेयर्स का जो डेफिसिट था, वो अकेले अकेले किसको लेना है? वो अकेले ग्रीन को लेना है, ना रेड को लेना है, ना येलो को लेना है, ना व्हाइट को लेना है। वो सारा का सारा 20,000 शेयर जो है वो ग्रीन को लेना है। और ग्रीन को क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उसका रिस्क 62,500 का था, फॉर्म के नाम का उसने कुछ लिया ही नहीं, फिर मार्क भी कोई खास नहीं बिकवाए, 24,000 ही बिकवाए, सिर्फ 62,500 का उसको रिस्क दिया था, 24,000 ही मार्क बिकवाए। कंपनी से भी ठीक ठाक ही बेनिफिट मिला, फिर बेचारे को दूसरों से सरप्लस मिलता गया, इससे सरप्लस मिला, फिर एक और सरप्लस मिला, फिर एक और सरप्लस मिला, तब जाके उसकी लायबिलिटी जो है 20,000 बनी। बाकी सबका काम ऑफकोर्स इससे अच्छा ही था, तभी बाकी सबकी लायबिलिटी जीरो हो गई, नेट लायबिलिटी जीरो हो गई, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे एक एग्जांपल लिखे। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 5। सपोज इन क्वेश्चन नंबर 5 we are required to calculate total liability of underwriters. Red, yellow, green, white. नेट लाइबिलिटी तो रेड येलो की थी ही नहीं, व्हाइट की भी नहीं थी, सिर्फ किसकी थी? ग्रीन की थी। कितने? 20,000, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी कैसे आता है? ये तो वो शेयर थे जो अनसब्सक्राइब, किसी ने भी नहीं खरीदे, तो इनको खरीदने पड़े, हालांकि खरीदने सिर्फ अकेले ग्रीन को पड़े पर इनको खरीदने पड़े।
टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें फर्म अंडरराइटिंग को जोड़ दोगे, और फर्म अंडरराइटिंग कितना कितना था, 8,000, 12,000, इसका तो था ही नहीं, और इसका 30,000 था, है ना। तो मुझे अगर टोटल लायबिलिटी अगर निकालने के लिए कहता तो फिर हम क्या करते, फिर हम फॉर्म को जोड़ देते। ठीक है, ये आंसर होता फिर हमारा, मतलब हम ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट ही बना ऐसे ही बनाते नेट, फिर स्टेटमेंट को फाइनल ना करके नेट के नीचे ही फॉर्म ऐड करके टोटल लाइब्रेरी निकाल के दिखा देते उसको। और अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, पब्लिक से हमारे पास 1,80,000 की एप्लीकेशंस आई थी, टोटल हमें 2.5 लाख शेयर इशू करने थे, कितनी आई थी एप्लीकेशंस, 180 की आई थी, तो कितना रह गया हमारा 70,000, तो 70,000 शेयर जो हैं वो इन चारों ने लिए हैं। आप जरा इन सबका टोटल कर लो, 70 आएगा। आप अगर इन सबका टोटल कर लोगे तो ये 70,000 ही आएगा। चाप चेक कर लो, 30 + 20 50, 50 + 12 62, 62 + 8 कितना होता है 70। और आप वैसे भी समझे 50 तो फॉर्म के नाम के लेने थे इनको, और 20,000 नेट लायबिलिटी के नाम के लेने थे, तो 50 + 20 कितना होता है 70। ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया, नोट कर लो इसको। अगला हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ये ना इंस्टीट्यूट ने कभी पास्ट में पूछा हुआ है, और ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो हमारे अभी इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट इशू कर रखे हैं उस पर भी क्वेश्चन गिवन है। ऐसा कोई क्वेश्चन जो पास्ट में कभी एग्जाम में आया हुआ हो और साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में भी डाला हो, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसे क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आइए जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है सैम लिमिटेड invited applications from public for 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share। कह रहे कोई कंपनी है सैम लिमिटेड जो कि 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, 10-10 रुपए का शेयर है, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम पर। इसका मतलब इसका इशू प्राइस क्या हो जाएगा, 10 रुपए का शेयर जब मैं 5 रुपए की प्रीमियम पे इशू करूंगा तो इशू प्राइस 15 रुपए होता है। ठीक है ना। आगे कहता है द इंटायर इशू is underwritten by the underwriters A, B, C and D to the extent of 30, 30, 20 and 20% respectively। मतलब 30-30, 20-20 के रेशो में इन अंडरराइटर्स ने रिस्क को टेकअप किया है, लेकिन साथ साथ ये भी बोल दिया कि हमने फर्म अंडरराइटिंग भी करनी है 3,000, 2,000, 1,000 एंड 1,000 शेयर रिस्पेक्टिवली। मतलब इन्होंने कहा हमारे लिए कुछ शेयर तो अलग कर दो, ये तो शेयर हम खरीद के ही रहेंगे। ठीक है जी। The underwriters were entitled to maximum commission permitted by law। कह रहा लॉ में जितना लिखा है मैक्सिमम कमीशन वो अंडरराइटर को देना है। कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स, वर्ड्स पर फोकस, वर्ड्स पर स्ट्रेस फ्रॉम पब्लिक। ध्यान से वर्ड्स क्या है, 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, कहां से मिली है, फ्रॉम पब्लिक। ये वर्ड्स लिखते ही बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसमें फर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो तो अंडरराइटर से मिलती है। यहां क्या लिखा है, फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से तो सिर्फ कौन सी एप्लीकेशन आती है, मार्क्ड और अनमार्क्ड। इसका मतलब ये 70,000 जो है मार्क्ड और अनमार्क्ड का ही टोटल है, बिकॉज पब्लिक से बस यही दो आती हैं, मार्क्ड और अनमार्क्ड। कह रहा आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 19,000, 10,000, 21,000, 8,000 वर मार्क्ड इन फेवर ऑफ ए, बी, सी एंड डी। इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल आ जाएगा, और उसको 70 में से माइनस कर देंगे तो फिर जो बची हुई एप्लीकेशन है वो क्या आ जाएगी, अनमार्क्ड आ जाएगी। ठीक है सर। कैलकुलेट दी लायबिलिटी। अब जरा देखिए, इसने ये नहीं बोला कैलकुलेट दी नेट लायबिलिटी, क्या बोला है, कैलकुलेट दी लायबिलिटी। जब कोई हमसे बोले कि लायबिलिटी निकालो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है हम सामने वाले को पार्शियल लायबिलिटी नहीं बताएंगे। जब लायबिलिटी मांग रहा है इट्स इंप्लाइड कि वो टोटल लायबिलिटी की ही बात कर रहा होगा। तो हमें अगर क्वेश्चन में कभी लायबिलिटी वर्ड भी लिखा हो तो ये इंप्लाइड है कि वो टोटल लायबिलिटी की ही बात कर रहा है। ठीक है ना। तो हम यहां पर टोटल लायबिलिटी ही कंप्यूट करेंगे।
मैं शॉर्ट में यहाँ पे टीएल लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा अपने बुक्स में, पूरा पूरा लिखिएगा आप, टोटल लाइबिलिटी लिखिएगा। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात को सुने। अभी तक सिर्फ वो हमसे स्टेटमेंट मांगता था, अब उसने हमसे एक एडिशनल डिमांड करी है। क्या एडिशनल डिमांड करी है? कह रहा है ऑल्सो एसर्टेन दी अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन भी निकालने के लिए बोला है, और साथ में कमीशन का रेट बता दिया 2.5%। अब 2.5% का रेट बताया है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऊपर तो लिखा था उसने कि अंडरराइटर वर एंटाइटल्ड टू मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय लॉ, लॉ में तो 5 लिखा हुआ है, इन्होंने 2.5 क्यों बोला है? भाई लॉ में 5 के साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी लिख के, लॉ में क्या लिखा था, मैंने क्या लिखवाया था आपको पिछली क्लास में, कि हम जो कमीशन पे करते हैं वो क्या होता है, 5% ऑफ इशू प्राइस और रेट एज पर आर्टिकल्स विच एवर इज लेस, और रेट एज पर आर्टिकल भी तो लिखा है ना। तो हो सकता है ना कि जो ये 2.5% का रेट है ये हमारे आर्टिकल में लिखा हो, हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, और अगर हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 2.5% लिखा है तो लॉ कहता है 5, और रेट एज पर आर्टिकल हमारे आर्टिकल में 2.5 लिखा होगा, विच एवर इज लेस। और 100 बात की एक बात मैंने आपको क्या बता रखा है, कुछ समझना है तो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें 2.5% कमीशन देना है, तो बस बात खत्म हो गई, अब झगड़ा कोई है ही नहीं। जब बोल दिया 2.5% तो बस 2.5%, अब कुछ सोचना ही नहीं है उसके बियॉन्ड। ठीक है, चलिए अब हमें बेसिकली यहां पर दो बातें निकालने के लिए बोला है। फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी मांगी है, और सेकेंड पार्ट कमीशन निकालने के लिए बोला है। तो लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम फर्स्ट पार्ट कंप्यूट कर रहे हैं, और इसमें भी वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। हमें जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं पब्लिक से, जो रिसीव हुई हैं पब्लिक से रिसीव कौन सी होती हैं? मार्क्ड और अनमार्क्ड ही होती हैं। पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लो। 70,000 की एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस कर दो। कितनी कितनी हैं? 19, 10, 21 और लास्ट में 8। जरा इसको कैलकुलेटर पर जोड़ के बताओ कितना आता है। सर ये आता है 58,000। तो जो अब बच गया वो क्या होगा? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। 12,000। और अब हम अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। पर्टिकुलर्स ए, बी, सी और डी। ग्रॉस लायबिलिटी। बताओ जी कितना कितना ग्रॉस लायबिलिटी है? सर इन्होंने 30, 30, 20, 20% रिस्पेक्टिवली लिया है, तो 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 30,000। और ये भी 30,000, और ये 20-20,000। ठीक, पहले हमें क्या करना है, इसमें से फर्म अंडरराइटिंग को माइनस करना है। फर्म अंडरराइटिंग को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? हम फर्म अंडरराइटिंग का बिल्कुल वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसे कि हम मार्क्ड एप्लीकेशंस का देते थे। एक्चुअल बेसिस पर जिसने जितने जितने शेयर्स बिकवाए थे हम उतने उतने माइनस करते थे।
फर्म में हम क्या कह रहे हैं, जिसने जितने जितने शेयर्स खरीदे हैं खुद से उतने उतने माइनस कर लो। कितने कितने खरीदे हैं भाई, 3 2 1 1, 3000, 2000, 1000, 1000। और अब इनका मार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस कर लो। 19 इसका था, 10,000, 21,000 और ये 8,000। उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, 12,000 की जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं वो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में माइनस कर दे, 30 30, 20 20। अब 12,000 का 30% अगर करेंगे तो 3600 आएगा, 3600 3600 हो जाएगा इन दोनों का। और 12,000 का 20% करेंगे तो 2400 2400 हो जाएगा इन दोनों का। और हमें पता है हम सीधे तो नेट लायबिलिटी नहीं लिख देंगे, पहले हम चेक करेंगे किसी का नेगेटिव बैलेंस तो नहीं आ रहा। जल्दी से मुझे चेक करके बताइए क्या किसी का नेगेटिव बैलेंस है क्या? हाँ सर, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। किसका आ रहा है भाई? सर सी का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। चलो पहले ए का तो बताओ, ए का कितना है? सर ए का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 4400 का। बी का, रुको सर बताते हैं, 30,000 में से माइनस करेंगे पहले 2,000, फिर 10,000, फिर 3600, ये आ रहा है 14,400। और सी जो है ना सर, उसका तो नेगेटिव आ रहा है 4400 रुपये, 4400 शेयर्स। और डी का 20,000 में से 1000 माइनस करेंगे, 8,000 माइनस करेंगे, 2400 भी माइनस करेंगे, 8600 पॉजिटिव फिगर आ रही है। मतलब एक ही इंसान है जिसने बहुत अच्छा काम किया है और इसके अच्छे काम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाकी लोगों में। और क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया, अभी इसको नेट लायबिलिटी ना लिख के अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। अब इस 4400 को हम ए बी और डी में बांटेंगे, किस रेशियो में? उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, 30 30 20 के रेशियो में। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड 4400 इन 30 30 20 20 बोल सकते हो, 332 भी बोल सकते हो, है ना? ध्यान रखे 30% मत कर देना, फिर से वही गलती कर दोगे। 332 का, चलो मैं यहाँ पे 30 30 20 ही लिख देता हूँ, 332 भी वही बात है। ये इसलिए लिख दिया ये बताने के लिए कि देखो 30% नहीं है, 30% का मतलब होता है 30/100। इन तीनों का टोटल 80 है। 30 30 20 कितना होता है? 80 है। तो 30/80 करना है। तो 4400 को 30 से मल्टीप्लाई 80 से डिवाइड करने पर आता है 1650। 1650 यहां से माइनस, 1650 यहां से माइनस, और ये है 1100, और यहां 4400 जोड़ देंगे। देख लो भाई, अब तो किसी का नेगेटिव नहीं आ रहा। सर पिछला क्वेश्चन करने के बाद तो अब जल्दी से ट्रस्ट होता भी नहीं, इसलिए हम अब नेट लायबिलिटी सीधे लिखते ही नहीं है। पहले तो क्या कर रहे थे, एक बार नेगेटिव आने के बाद हम सीधा नेट लायबिलिटी लिख देते थे कि ये सोच के अब थोड़ी नेगेटिव आएगा। अब तो 3 3 बार देख लिया नेगेटिव। तो अब हालांकि नेगेटिव यहां नहीं आ रहा है, तो 4400 में से जब 1650 माइनस करते हैं तो ये आता है 2750। ऐसे ही 14,400 में से 1650 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 12,750, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 7,500। अब हमें बस ये देखना है, अगर जो बैलेंस है वो पॉजिटिव या जीरो होता है दैट मीन्स वो ठीक है, अब नेट लायबिलिटी हमारी आ चुकी है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो, ठीक है ना? यहां तक हमें, तब तक हमें करते चले जाना है सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिव है या जीरो है, अब हम बोल सकते हैं यस दिस इज नेट लायबिलिटी, दिस इज नेट लायबिलिटी, ठीक है ना? अच्छा एक बार जरा ध्यान से मुझे बताओगे, फॉर्म अंडरराइटिंग का टोटल कितना था? सर 3
+2 + 1 + 1, मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग देखोगे तो 7,000 शेयर की है, 3 + 2 5, 5 और 1 6 और एक 7, 7,000 की है। पब्लिक से कितनी एप्लीकेशंस आई थी हमारे, पब्लिक से आई थी 70,000 की। तो 7,000 शेयर अंडरराइटर ने पब्लिक की कैपेसिटी में ही फर्म अंडरराइटिंग के नाम से खरीद लिए, और 70 पब्लिक से भी आ गए, तो कितना हो गया 77। हमें टोटल कितने शेयर्स बेचने हैं, 1 लाख, 1 लाख में से 77 का हिसाब हो गया। तो इसका मतलब ऐसे कितने शेयर हैं जो किसने भी नहीं खरीदे, सर ऐसे 23,000 शेयर हैं, 23,000 शेयर्स हैं। तो ये 23,000 शेयर्स की नेट लायबिलिटी बननी चाहिए। हाँ सर बन रही है। आप अगर इनका टोटल कर लेते हैं तो ये कितना आना चाहिए, 23। चेक कर लो एक बार, 2,750 + 12,750 + 7,500, हाँ सर 23 आ रहा है, आएगा ही ऑफ कोर्स, ठीक है ना। क्या सर हमें एग्जाम में ऐसे बार बार चेक करने की जरूरत है, नहीं। अभी तो सिर्फ मैं आपकी भैया आपकी समझ डेवलप करानी है, तो समझ डेवलप हो जाएगी उसके बाद एग्जाम में बिल्कुल बिंदास करके आना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में लायबिलिटी निकालने के लिए बोला है, इसलिए हम टोटल लायबिलिटी निकालेंगे, तो फॉर्म एंड राइटिंग हमें जोड़ना पड़ेगा। तीन दो एक एक, 5,750, 8,500, ठीक है। सर क्या टोटल लायबिलिटी का टोटल जो है, मतलब अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो क्या इनका टोटल 30 आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, 30 आना चाहिए। क्यों, 23 नेट लायबिलिटी, 7,000 फॉर्म, टोटल 30 होता है। और वैसे भी सोचो पब्लिक से कितने आए हैं, पब्लिक से कितनी एप्लीकेशन आई है, छोड़ो फॉर्म बम, पब्लिक से एप्लीकेशन कितने आई है, 70 आई है ना। 1 लाख टोटल बेचने हैं, तो 30,000 तो अंडरराइटर को खरीदने ही पड़ेंगे, चाहे वो फॉर्म के नाम से ले या नेट लायबिलिटी के नाम से, हमें हमें क्या मतलब, 30 तो उनको लेने ही पड़ेंगे। तभी आप देखोगे अगर आप टोटल लायबिलिटी का टोटल करोगे तो वो 30,000 शेयर्स आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो। और मेरे को आपको किस चीज की आदत पड़वानी थी, मैंने क्या बोला था, हमें एक एजम्पशन लिख के आनी है एग्जाम में। क्या एजम्पशन लिखेंगे हम, क्योंकि हमेशा यही एज्यूम कर रहे होंगे, फर्म अंडर राइटिंग शेयर्स are treated as marked applications. Firm underwriting shares are treated as marked applications. That is, benefit of firm underwriting is given to individual underwriters. ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होता है, मैंने अभी ना आपको एक्सप्लेन किया है, ना ही आपको अभी उसके बारे में सोचना है। अभी बस जो हमने किया है उसके बारे में सोचो। आपने फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वही किया है जो आप मार्क्ड एप्लीकेशंस का करते हो, मतलब जिसने जितने शेयर खरीदे उसको उतने का बेनिफिट दे दिया, तभी क्या बोलते हैं, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, ठीक है ना। जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है ना, वो इलॉजिकल, पता है क्यों है, वहां बेचारा कमाई कोई अंडरराइटर करता है, उसको खा बेचारा दूसरा लेता है, मतलब खा कोई दूसरा लेता है, तो जाती हो जाती है वहां पर। अब वो जाती कैसे होती है, जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता लगेगा। तभी वहां पर बोला जाता है कि वो कुछ इस तरीके से है, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, तो वो वहां पर थोड़ा सा जाती होती है। अब वो जब समझेंगे तो देखेंगे कि क्या जाती होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं, इसने हमसे एक और चीज निकालने के लिए बोला है, और वो क्या, कमीशन। सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ
अंडरराइटिंग कमीशन। चलिए अब ध्यान से प्लीज मेरी बात को सुनेंगे। कमीशन निकालने का मैंने आपको एक प्रॉपर फॉर्मूला ही लिखवा दिया, पर मैंने लॉजिकली मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगाए थे उसको समझाने के लिए कि क्यों हम ये फॉर्मूला लेते हैं, क्यों कुछ और नहीं लेते। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था भाई देखो, सबसे पहले आप जिस भी अंडरराइटर की कमीशन निकालनी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका ग्रॉस लायबिलिटी लेना है। जैसे ए की ग्रॉस लायबिलिटी यहां पर 30,000 शेयर्स की है, ठीक। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इशू प्राइस से। ध्यान रखें यहां पे इशू प्राइस 15 रुपए का है। 10 रुपए का शेयर हमें 5 रुपए की प्रीमियम पे इशू करना है, तो 15 रुपए का इशू प्राइस हो गया। हमने ये 15 रुपए से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि कल को अगर मिस्टर ए को इस रिस्क को मतलब झेलना पड़ गया, मतलब ये शेयर उसको खरीदने पड़ गए, तो उसको हर एक शेयर कितने का खरीदना पड़ेगा? 15 रुपए का। तो 30,000 को 15 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4.5 लाख रुपए। मतलब ए का रिस्क बेसिकली 4.5 लाख रुपए का है, तो उसको कमीशन भी 4.5 लाख पर मिलनी चाहिए। तो इस पर फिर हम क्या अप्लाई कर देते हैं? कमीशन का रेट। कमीशन का रेट दे रखा है 2.5% का। हाँ, ये 2.5% नहीं दे रखा होता अगर मान लो, फिर हम 5% ले लेते, बिकॉज शेयर्स के केस में 5% होता है। चलिए अब मुझे ए की कमीशन निकाल के बताइए। सर 30,000 इंटू 15 इंटू 2.5% करते हैं तो ये आता है 11,250। 11,250। और अगर हम अब बी की बात करें तो बी की ग्रॉस लायबिलिटी भी 30,000 शेयर्स की है, तो उसकी कमीशन भी 11,250 आएगी। भाई जो ग्रॉस लायबिलिटी ए की है वही ग्रॉस लायबिलिटी बी की भी है, तो उसका भी कमीशन सेम ही आएगा। सी का जो है ग्रॉस लायबिलिटी वो 20,000 शेयर्स का है, इंटू 15 इंटू 2.5%। तो 20,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 2.5% करते हैं तो ये आता है 7,500। और ऐसे ही डी भी जो है उसका भी, क्योंकि ग्रॉस लायबिलिटी 20,000 ही है, तो इसलिए इसकी कमीशन भी 7,500 ही आएगी। ठीक है ना? तो बस यही करते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसने हमसे कमीशन निकालने के लिए कहा था और हमने कमीशन उसको निकाल के दे दी है। आपको याद है पीछे अभी हमारी एक जगह पर बात हुई थी कि क्यों हम फॉर्म अंडर राइटिंग को माइनस कर रहे हैं जब बाद में प्लस ही करना है, क्यों ना उसे इग्नोर कर दें। मैंने कहा इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्म अंडरराइटिंग को इग्नोर किए बिना अंडरराइटर की टोटल लायबिलिटी निकालोगे तो वो गलत आ सकती है कुछ कुछ सिचुएशन में। मैंने कहा था यहां फिट बैठ गई उस वाले एग्जाम्पल में जो मैं जिसमें ये बात हमारी हुई थी, लेकिन मैंने कहा था ये कई बार फेल हो जाएगी। अब वो कहां फेल हो सकता है, क्यों मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको पहले फॉर्म माइनस ही करना है और बाद में जोड़ना भी है अगर टोटल लायबिलिटी मांगता है तो। ऐसा क्यों है, मैं अब एग्जाम्पल की मदद से उस चीज का भी आपको लॉजिक अभी क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो अब आप एक एग्जाम्पल लिखिए। एबीसी लिमिटेड issued 1,00,000 shares of ₹10 each. Entire issue was underwritten by Mr. A with firm underwriting of 10,000 shares. Marked applications received 90,000 shares. Unmarked applications received 5,000 shares.
कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, चलिए अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। पहले मैं आपको मेरे तरीके से करवा रहा हूं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं करना चाहिए, फिर जो आपने तरीका सजेस्ट किया था वो मैं बताऊंगा कि कैसे फेल हो रहा है, वो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले जैसे हम करते हैं वैसे ही करते हैं। हम कैसे करते हैं भाई, हम सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। कितनी है ग्रॉस लायबिलिटी? 1 लाख है। फिर हम कहेंगे भाई देखो, ए ने जितना कहा है कि मैं ही खरीदूंगा, उसको माइनस कर दो। फर्म अंडरराइटिंग को माइनस कर देते हैं। ए ने बोला भाई देखो ये तो मैं लूंगा ही लूंगा 10,000। ध्यान रखे पब्लिक का रिस्पॉन्स जैसा मर्जी हो, जैसा मर्जी मतलब जैसा मर्जी हो। ए ने कह दिया फर्म, तो मतलब फर्म मतलब पक्का पक्का लेगा ए। इसको ये 10,000 तो शेयर लेने ही पड़ेंगे, बच नहीं सकता। अब ये इसने बोल दिया मेरे लिए साइड रखो, हमने रख दिए हैं साइड। आइए अब हम जा रहे हैं पब्लिक के पास। हम कह रहे हैं पब्लिक पब्लिक करो भाई, अप्लाई करो शेयर्स में। तो कुछ शेयर्स उन्होंने अंडरराइटर के थ्रू अप्लाई किए, मतलब मार्क्ड एप्लीकेशंस। कुछ शेयर्स उन्होंने कंपनी के पास डायरेक्टली अप्लाई कर लिए, मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। माइनस हो गया। अरे सर ये तो नेगेटिव आ रहा है। बस यही तो समझाना था आपको। हाँ नेगेटिव आ रहा है, 5,000 नेगेटिव आ रहा है, 5,000 नेगेटिव आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, नेगेटिव का मतलब सरप्लस होता है। अब यहां कोई और तो अंडरराइटर है ही नहीं, सारा का सारा इशू तो मिस्टर ए ने खुद ने ही अंडरराइट किया था, कोई और तो है नहीं यहां पर। अब नेगेटिव आने का पहले तो समझो मतलब क्या है। सर 1 लाख ही शेयर थे, 10 तो उन्होंने कह दिया कि पहले हमें ही दे दो, हमने दे दिए। अब पब्लिक को ऑफर हुए 90,000 शेयर। ध्यान रखिए पब्लिक को ऑफर कितने हुए? 90,000 शेयर। लेकिन पब्लिक से मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड, पब्लिक से कितनी एप्लीकेशन आ गई? 95। लेकिन पब्लिक को ऑफर कितने हुए? पब्लिक को ऑफर हुए हमारे 90,000 शेयर। पब्लिक से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। ध्यान रखें पब्लिक को जितने हमने अब ऑफर करने थे 90, उनको 90 ही देंगे हम, 95 दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अंडरराइटर ने 10 तो पहले ही बोल दिया हमारे लिए अलग कर दो। अब 10 तो अंडरराइटर के नाम के बुक हो चुके हैं शेयर। ध्यान रखें, फिर से बोल रहा हूं, 10,000 शेयर अंडरराइटर के नाम के बुक हो चुके हैं। अब तो 90,000 जो शेयर हैं ये हम पब्लिक को 90 ही दे सकते हैं। अब अगर वो ज्यादा भी अप्लाई करेंगे तो प्रोराटा अलॉटमेंट होगी, उनको क्या करें? उनको 90 ही देंगे। 95 है तो 90 ही देंगे। 5,000 शेयर्स को तो हमें नाराज करना ही पड़ेगा। उनसे हमें 95,000 की एप्लीकेशन आई है तो उनको तो नाराज करना ही पड़ेगा जो एक्स्ट्रा आ गई है, लेकिन दे तो 90 ही सकते हैं। अच्छा फिर सर नेट लायबिलिटी। अरे नेट लायबिलिटी क्यों भाई? नेट लायबिलिटी कैसे बन सकती है? नेट लायबिलिटी इस बार होगी नहीं। नेट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसे शेयर जो किसने भी नहीं लिए वो अंडरराइटर लेते हैं। आप मुझे बताओ, 90,000 पब्लिक को ऑफर किए थे, सारे के सारे बिक गए ना, तो अब ऐसे तो कोई शेयर बचे ही नहीं है जो किसी ने भी नहीं लिए। अनसब्सक्राइब शेयर बचे ही नहीं, बल्कि ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है उनसे। नेट लायबिलिटी नेगेटिव आने का मतलब है ओवर सब्सक्राइब हो गया है इशू। अब ऑफ कोर्स अंडरराइटर की लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, एट मोस्ट इट कैन बी जीरो। नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? अब हम इसके नीचे लिखेंगे नेट लायबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, at most it can be 0, at most it can be 0। therefore net liability nil। और अगर हमें टोटल लायबिलिटी निकालनी हो तो इसमें क्या कर देंगे? इस जीरो में फर्म अंडरराइटिंग को जोड़ देंगे।
ठीक है, देखो माना ऐसे शेयर बचे ही नहीं जो किसी ने भी नहीं खरीदे, पर जो अंडरराइटर ने पहले ही फर्म कमिटमेंट कर दिया है वो तो हम उसको दे के ही रहेंगे, वो तो देना ही है उसको। अब आप में से वो बच्चे जो कह रहे थे कि सर इग्नोर कर दो ना, क्या इग्नोर कर दो, जब प्लस ही करना है तो माइनस भी क्यों करना, इग्नोर कर दो फर्म अंडरराइटिंग को, सीधा ही टोटल लायबिलिटी निकल आएगी। अगर मैं फर्म को इग्नोर कर दूं और ऐसे बच्चे जो कह रहे थे कि सिर्फ मार्क्ड अनमार्क्ड माइनस कर दो तो सीधा ही टोटल लायबिलिटी निकल आएगी, तो आप देखो क्या गड़बड़ हो रही है। आपने मुझे कहा था ग्रॉस लायबिलिटी लो, जो कि यहां पर 1 लाख शेयर्स है, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करो जो कि 90,000 है, उसमें से अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करो जो कि 5,000 है, तो आपने मुझे कहा था कि सीधा ही टोटल लायबिलिटी निकल आएगा। जानते हो टोटल लायबिलिटी 5,000 निकल के आ रहा है। गलत हो गया कि नहीं हो गया? अंडरराइटर की टोटल लायबिलिटी 5,000 है? नहीं, अंडरराइटर की टोटल लायबिलिटी कितनी है? 10 है। जब अंडरराइटर ने फर्म बोल दिया कि मैं 10,000 लूंगा ही लूंगा, तो अंडरराइटर की लायबिलिटी 10 से कम तो आ ही नहीं सकती। जब 10 तो बोल दिया उसने, 10 के ऊपर ही आएगी अब लायबिलिटी, 10 के नीचे तो नहीं आ सकती। उसने फॉर्म बोल दिया 10 लूंगा, अब जो टोटल लायबिलिटी होगी वो 10 के ऊपर ही होगी, ये एटमोस्ट 10 होगी, लेकिन 10 के नीचे तो नहीं हो सकती। लेकिन हमारे तुम्हारे जो आपने मुझे सजेस्ट किया था उसमें तो ये 5 आ गया। और क्यों कम आ गया? क्योंकि आपके इस तरीके में पब्लिक को तो पूरे आपने 95 दे दिए, पब्लिक को तो 95 दे नहीं सकते। क्यों? पब्लिक को देने के लिए 95 है ही नहीं, 10 तो वो ले चुका है अंडरराइटर पहले ही। ये गड़बड़ हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर मार्क्ड अनमार्क्ड बहुत ज्यादा आ जाए, मान लो सपोज कि इस क्वेश्चन में मार्क्ड ही 1 लाख आ जाता, मार्क्ड अनमार्क्ड का टोटल मान लो 1 लाख आ जाता, फिर क्या करते? टोटल लायबिलिटी फिर 0 आ जाती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो ये तरीका इसलिए गलत है, तभी मैं आपसे कह रहा था कि ये तरीका ना फेल हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लगाना है। हम जो तरीका लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं, 2 पर्पज सर्व करता है, एक तो ये गड़बड़ नहीं होती, और दूसरा ऐसा भी तो क्वेश्चन आ रखा है ना जहां पे मांगा ही नेट लायबिलिटी है, फिर क्या करोगे? और अगर टोटल लायबिलिटी मांगा है फिर तो उसमें दोनों निकलते हैं, नेट भी निकलता है टोटल भी निकलता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है ना? तो ये कहानी थी, इसको नोट करना है तो कर दो आप। तो आज हमने फर्म अंडरराइटिंग के बारे में अच्छे से बात करी। फर्म अंडरराइटिंग का जो पहला ऑल्टरनेटिव है हमने अभी तक वही डिस्कस किया है। ऑल्टरनेटिव 2 में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि एक तो वो ऐसा तरीका है जो इलॉजिकल है, हमें एग्जाम में तभी फॉलो करना है जब उसके बारे में क्वेश्चन में मेंशन हो, अदरवाइज हम हमेशा ऑल्टरनेटिव 1 ही अडॉप्ट करके आते हैं। और हमने आज क्या सीखा? हमने जो स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर बनाई, हमने कहा भी देखो पहले तो वैसे ग्रॉस लायबिलिटी लिखते हो वैसे लिखो, फिर फॉर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही करो जैसे कि मार्क्ड एप्लीकेशन का करते हो। जैसे आप मार्क्ड एप्लीकेशन एक्चुअल बेसिस पर माइनस करते हो, जिस अंडरराइटर ने जितने शेयर बिकवाए उस हिसाब से, ठीक ऐसे ही फॉर्म अंडरराइटिंग भी वैसे ही कुछ करना है। जिस अंडरराइटर ने जितने शेयर खरीदे हैं हम उतने शेयर उसकी ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे। तो फॉर्म माइनस किया, मार्क्ड माइनस किया, अनमार्क्ड माइनस किया, और उसके बाद फिर देखा कोई सरप्लस तो नहीं आ रहा, कुछ नेगेटिव तो नहीं आ रहा, फिर उस नेगेटिव को हमें बाकी अंडरराइटर्स में एडजस्ट करना है। और हमने देखा कि एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया कि नेगेटिव कई बार आ गया, तो नेगेटिव जब तक आता जाए एडजस्ट करते जाओ, और कब तक एडजस्ट करते जाओ? जब तक लायबिलिटी 0 ना हो जाए या फिर पॉजिटिव ना हो जाए सारी, मतलब नेगेटिव जब तक आता जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें यह ध्यान रखना है जिसकी लायबिलिटी ऑलरेडी 0 हो चुकी है उसको सरप्लस नहीं देना है। अगर उसको फिर से सरप्लस देंगे तो उसका फिर से नेगेटिव आ जाएगा, फिर वो भी जिसका 0 हो गया फिर वो उसको वापस से सरप्लस बांट देगा, फिर उसका नेगेटिव आएगा फिर वो उसको देगा। ऐसे तो हमने कहा फिर नेगेटिव नेगेटिव भी खेलते रह जाएंगे, वो हमें नहीं करना है। तो सिर्फ उन्हीं को देना है जिनकी लायबिलिटी पॉजिटिव हो। फिर हमारा ऐसी नेट लायबिलिटी आ जाएगा। क्वेश्चन में देख लो क्या मांगा है, अगर नेट लायबिलिटी मांगा है तो छोड़ दो वहीं पे, टोटल लायबिलिटी बोला है तो फॉर्म ऐड कर दो, सिंपली लायबिलिटी भी बोला है तो इसका मतलब वो टोटल लायबिलिटी की ही बात कर रहा है। ये बात हमने आज तक की है। तो आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं प्लीज उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।